हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। भाई अल्टरनेटिव करंट खत्म हो गया और नया टॉपिक शुरू कर भी दिया है। तो नए टॉपिक का आज अपना फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 0। ऐसा कुछ डाल रहे नहीं है क्योंकि भाई जल्द से जल्द टॉपिक खत्म करना है, बहुत सारे टॉपिक। तो बेसिक्स तो कवर कराएंगे ही, पर एक अलग से बेसिक्स के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे। क्या कहा? अलग से एक बेसिस के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे, सारा बेसिस कवर कराएंगे। ऐसा तो कभी किया ही नहीं है न्यू इंडियन एरा वालों ने कि भाई बेसिक्स छोड़ दिया हो। तो अब कैसे छोड़ेंगे? छोड़ेंगे ही नहीं, समझे बात? तो शुरू करते हैं भाई बिना किसी देरी के। चले, टॉपिक का नाम क्या देखो, थंबनेल पे दिख ही रहा होगा, तभी तो यहाँ तक देख के आए हो। टॉपिक का नाम क्या है? सुपर पोजिशन ऑफ वेव। टॉपिक का वेटेज बहुत ज्यादा है भाई, क्योंकि फिजिक्स 1 में अगर कोई वेटेज ज्यादा वाला है ऑसिलेशन के बाद तो ये है। रोटेशनल डायनामिक्स भी है तो ये भी है। इसका वेटेज ज्यादा है, सच में ज्यादा है, बहुत ज्यादा वेटेज इसका भी। इसमें 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा करके इससे बनते हैं। और जिसने मेरा ऑसिलेशन देखा है उसको पता ही था कि ऑसिलेशन बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है, तो ये भी उसी तरह से होगा, समझे? तो आज शुरू करते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव। सुपर पोजिशन ऑफ वेव। सुपर पोजिशन ऑफ वेव शुरू करने से पहले ही इसमें एक दिखा गया सेंटेंस, दैट्स कॉल्ड वेव। ये पहले वेव क्या है समझना पड़ेगा। अगर वेव समझना सीख गए तो आगे तो कहानी हलवा है ना। वेव समझते हैं तो वेव तुमने ऑलरेडी वेव का इंट्रोडक्शन साउंड में देखा था 11th में। अरे यार सॉरी, मैं भूल गया 11th कहाँ पढ़ा था। चलो बात करते हैं वेव को पूरी तरह से डिटेल से। वेव का मतलब क्या समझते हैं? वेव का मतलब क्या है, जस्ट इमेजिन करो, किसी को दिखाता हूँ मैं। मेरे हाथ में पत्थर है, वो पत्थर को मैं लेक के किनारे बैठा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। जैसे पत्थर मैंने फेंक के मारा लेक में, तो नोटिस क्या हो रहा है कि यार लो पत्थर मैंने यहाँ मारा है, पर यहाँ कोई तो एक लीफ था, पत्ता था, वो पत्ता ऊपर नीचे मूव होने लगा। फिर और एक बात नोटिस मैंने क्या की, पत्थर यहाँ मारा तो वो लीफ आगे नहीं बढ़ रहा था भाई, वो लीफ बस ऊपर नीचे मूव हो रहा था। फिर नोटिस किया यार इसमें ट्रांसफर तो क्या ट्रांसफर हुआ, वहां का पानी तो यहाँ नहीं आया, वहां का मास यहाँ ट्रांसफर तो हुआ नहीं। तो ट्रांसफर क्या हो रहा है? एनर्जी। ट्रांसफर क्या हो रहा है? एनर्जी। जैसे पत्थर यहाँ मारा, उस पत्थर की एनर्जी कहां तक आ गई? यहाँ तक, इस लीफ तक। इसलिए लीफ क्या हो रहा है? ऊपर नीचे मूव हो रहा है। तो मैं समझ गया कि यार ये एक वेव है। कौन सी वेव है ये? वाटर वेव, पल्स निकालते हैं ना। इससे नोटिस तो पता ही होता है कि यार हर किसी को उंगली करने की आदत तो होती है, उंगली करने की आदत तो होती है। इससे उंगली करने की आदत होती है तो यार थंबनेल डाल दो, एक उंगली कर दो बकेट के बाल्टी में पानी भरो, उसमें उंगली कर दो। उंगली करते देखो वेव्स बाहर निकलते हैं। उंगली तुमने बीच में की थी, वेव्स की पूरी एनर्जी कहाँ चली गई? बकेट के एंड तक। बोलो, उंगली यहाँ की तो पूरी एनर्जी कहाँ चली? बकेट के एंड तक चली गई। इसका मतलब क्या समझ में आता है? ये भी क्या है? एक वेव है। जिस भी चीज में ट्रांसफर क्या होता है? एनर्जी। उंगली बीच में की थी, एनर्जी कहाँ चली गई? आखिर तक, है ना। और पत्थर यहाँ मारा था, लीफ कहाँ चला गया? एनर्जी कहाँ तक आई? वो लीफ तक। जिस भी चीज में ट्रांसफर क्या होता है? एनर्जी। विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड मास। बकेट का पानी बाहर गया? नहीं गया मेरे भाई, पानी वही था। ट्रांसफर क्या हुई? उसकी एनर्जी। विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड मास इज कॉल्ड वेव। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास, ठीक है, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास इज कॉल्ड वेव। अब अगर और आगे बात करें तो ये हो गई वेव की डेफिनेशन। अब बात करते हैं वेव के टाइप्स क्या हैं। तो यहाँ हेडिंग आएगी टाइप्स ऑफ वेव। टाइप्स ऑफ वेव। अब टाइप्स ऑफ वेव शुरू करते हैं। तो वेव के तुम्हारे पास 3 टाइप आते हैं। पहला है तुम्हारा मैकेनिकल वेव। क्या कहते हैं इसको? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव। उसके बाद सेकेंड जो तुम्हारा है वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो थर्ड तुम्हारा आता है वो आता है मैटर वेव। मैटर, मैटर मतलब वो मैटर की बात नहीं हो रही भाई, मैं तो आजकल के बच्चे हैं क्या बोलूँ उनको। मैटर मतलब वो मैटर की बात नहीं हो रही। 1 मिनट में कैमरा चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट, सॉरी। चलो सॉरी बच्चों, रिकॉर्डेड हो रहा है प्रॉपर, शुरू करते हैं। चलो भाई, बात करते हैं मैकेनिकल वेव, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर मैटर वेव। आखिर सवाल बच्चों के मन में आता है, आखिर वेव को क्लासिफाई कौन से बेसिस पे करते हैं?
है ना, क्लासीफाई किया तो गया वेव को ऊपर कौन से बेसिस पे, तो वेव क्लासीफाई कर दिखाते हैं कैसे। अब मैकेनिकल वेव मतलब ऐसे वेव है जिनको ट्रैवल ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रैवल ट्रांसमिट करने के लिए मटेरियल मीडियम कंपलसरी है। क्या कहा, मटेरियल मीडियम कंपलसरी है, विदाउट मटेरियल मीडियम ये ट्रांसफर नहीं हो सकते, ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ही क्या होता है, मैकेनिकल वेव मतलब क्या होता है, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव मटेरियल एंड मीडियम, मटेरियल एंड मीडियम मतलब ट्रैवल ट्रांसमिट और प्रोपागेशन एक ही मीनिंग है, ट्रैवल ट्रांसमिट एंड प्रोपागेशन एक ही है। प्रोपागेशन मतलब क्या होता है, ट्रैवल करना। फॉर प्रोपागेशन ऑफ वेव मटेरियल मीडियम इज कंपलसरी, इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। फॉर प्रोपागेशन ऑफ वेव मटेरियल एंड मीडियम इज कंपलसरी, फॉर प्रोपागेशन ऑफ वेव मटेरियल एंड मीडियम इज कंपलसरी, फॉर propagation of wave material and medium इज कंपलसरी। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यार खुद सोच, ऐसे कौन कौन से वेव हैं जिसको ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम कंपलसरी है, उसके बिना वो ट्रैवल नहीं हो सकते। जैसे वाटर वेव्स, मटेरियल पानी चाहिए, मीडियम भी चाहिए, तो विदाउट पानी के बना के दिखा। स्ट्रिंग वेव्स रस्से में जो बनते हैं वो विदाउट स्ट्रिंग के बना के दिखा, नहीं ना। तो यही खेल है मेरे भाई। वेव का मतलब ही क्या था कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो और एक एग्जांपल सुन ले मेरी तरफ से, मान ले कहीं लंगर लगाया, भंडारा है ना, लंगर लगाया, 100 लोग लाइन में खड़े हुए हैं, एंड में मैं खड़ा हूँ। अब एंड में मैं खड़ा हूँ, मैं एंड में खड़ा हूँ, मेरा कोई दुश्मन फर्स्ट लाइन में खड़ा हुआ है, फर्स्ट पे, उसको मारना तो कन्फर्म है। अपन तो पहले से आलसी बहुत है, आलसी बहुत है, तो वहां तक कौन जाए, इतना कौन जाए, अपन करेंगे नहीं कुछ भी। मैंने क्या किया, दिमाग लगाया, दिमाग तो बहुत तेज है, धक्का दिया आगे वाले को, उसका धक्का लगा उसके आगे वाले को, उसका धक्का लगा उसके आगे वाले को, उसका धक्का लगा उसके आगे वाले को, उसका सर दीवार पे, अपना काम हो गया। अपना काम हो गया तो यार ये कौन सी वेव है, ये वेव शाहिद वेव है। क्यों, मैंने बनाई ना यार, समझे, यही वेव है। इसमें ट्रांसफर क्या हुआ, ट्रांसफर मैं गया क्या वहां पे, कौन गया है, मेरी एनर्जी वहां तक गई है, समझे, इसलिए इसको बोलते हैं वेव। तो इसमें भी क्या है, वेव है। इसका एग्जाम्पल मैंने कहा था वाटर वेव्स, वाटर वेव या स्ट्रिंग वेव जो बोलो, पर ये मैकेनिकल वेव ऐसे वेव होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल कर सकते हैं मीडियम में, है ना, इसके बिना ट्रैवल नहीं हो सकते। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएम वेव्स, ठीक है। अब ये ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके बाद में इतना डिटेल में करेंगे, पहले बात कर लेते हैं ईएम वेव्स। ईएम वेव्स हो गया। अब ये ऐसे वेव हैं जिसको ट्रैवल करने के लिए मटेरियल रहा तो ठीक है, मटेरियल रहा तो ठीक है, ट्रैवल कर लेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि मटेरियल नहीं रहा तो ट्रैवल नहीं कर पाएगी, कर लेगी। तो मटेरियल मीडियम कंपलसरी नहीं, रहा तो भी ठीक, नहीं रहा तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ट्रैवल आराम से कर ली। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लाइट। क्या है एग्जाम्पल, क्या है, लाइट। क्योंकि लाइट ही तुम्हारे पास, देखो लाइट यहाँ पे मीडियम है तो लाइट ट्रैवल कर पा रही, तो मुझे दिख पा रहा है। अगर मीडियम ना होता तो भी लाइट ट्रैवल करती है, क्योंकि सन से लेके अर्थ पे कोई मीडियम नहीं है, सन से लेके अर्थ तक कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, वहां से लेके अर्थ तक लाइट आ रही है, तो लाइट को जरूरत नहीं है मीडियम की, समझे। तो ये सीन है। तो फॉर प्रोपागेशन ऑफ वेव, फॉर प्रोपागेशन ऑफ वेव, प्रोपागेशन स्टाइल में, फॉर प्रोपागेशन ऑफ वेव material and medium, material and medium is not compulsory, is not compulsory, कंपलसरी नहीं है तो रहेगा तो दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रहेगा तो भी दिक्कत नहीं। इसका एग्जांपल क्या कहा था, बेस्ट एग्जांपल क्या है, लाइट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बच्चा सन में सवाल पूछ रहा है, लाइट पार्टिकल है कि वेव है फिर। भाई इस बहस में मैं इतना बात नहीं करना पसंद करता, क्योंकि बहस में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये बहस अजीब तरह की बहस है कि लाइट और पार्टिकल क्या है। क्योंकि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, ये पार्टिकल भी शो करता है और ये वेव भी शो करता है। तो कुछ अजीब से लोग होते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग होते हैं, उनको डिबेट में हिस्सा लेना नहीं होता है, कि वो ना ही पार्टिकल ना ही वेव, डायरेक्ट बोल देते हैं वेविकल, वेविकल,
अब ये प्रॉब्लम क्यों वैसे होती है पता है क्या? लोगों ने लाइट को, इलेक्ट्रोमैग्नेट को लाइट क्यों माना? क्योंकि अपने पास लाइट की ऑलरेडी स्पीड थी, लाइट की ऑलरेडी स्पीड थी। तो एक फोकॉल्ट नाम का साइंटिस्ट था, फोकॉल्ट नाम का साइंटिस्ट, तो उसने कुछ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड निकाली थी। फोकॉल्ट बहुत पहले फोकॉल्ट में साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड निकाली थी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक सा फॉर्मूला, वो होता है 1/√1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसका जब आंसर निकाला गया तो इसका आंसर एग्जैक्टली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसके बराबर पाया गया। जैसे ये मिल गया तो लोगों ने बोल दिया कि यार लाइट की स्पीड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या है, सेम है। इसलिए लोगों ने लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानना शुरू किया। ये मैक्सवेल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी। इसके बाद में बात नहीं करते, इतनी सी बात करते खत्म करते। इसके बाद थर्ड, मैटर वेव्स। इस मैटर वेव को तो मैं छेड़ना ही पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मैटर वेव्स को और डिटेल में पढ़ोगे, बाद में कभी तो पढ़ोगे, ठीक है, और डिटेल में पढ़ोगे। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर है ना, उसे पढ़ोगे मैटर वेव्स के बारे में, क्योंकि ये क्लासिकल फिजिक्स को हम लोग पढ़ रहे होते हैं। क्लासिकल फिजिक्स हम लोग 15-20 साल से क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते आए हैं। अब जब जो आता है ना मैटर वेव्स, ये घुसता है क्वांटम फिजिक्स में। अब क्वांटम फिजिक्स एक चीज़ ऐसी है कि जो क्लासिकल फिजिक्स 15 साल से पढ़ता है ना, उसको रॉन्ग प्रूफ कर देता है। तो तुझे वो क्लासिकल फिजिक्स भूलना पड़ेगा, तब तो क्वांटम फिजिक्स घुस पाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं घुसना जा रहा, ध्यान से बात सुनते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये वेव्स, सुपरपोजिशन का रियल मीनिंग क्या होता है, मतलब मैटर्स का मतलब क्या होता है, हर एक पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट रहती है, उस वेव को बोलते हैं मैटर वेव्स। मैं एक पार्टिकल, तुम भी एक पार्टिकल, कैमरा में सब चीज़ एक पार्टिकल, तो हर एक पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट रहेगी, उस वेव को भी बोलते हैं मैटर वेव्स। A wave associated with every particle is called matter wave. प्रॉब्लम नहीं शायद से। अब इसके बाद का जो खेल होता है, वेव की टिपिकल बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। टिपिकल बेसिक प्रॉपर्टीज यार, बेसिक से बेसिक प्रॉपर्टीज होती है ना, पता तो होता है। मैं दिखाता हूँ, थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ, 1 मिनट सुन लो। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं यार? एम्पलीट्यूड क्या होता है, फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होता है। पहले वेवलेंथ की बात करनी पड़ेगी, क्या बता वेवलेंथ में पता ना हो तो। फिर बात करनी पड़ती है वेवलेंथ की, फिर बात करना पड़ता है टाइम पीरियड का, फिर बात करना पड़ता है फ्रीक्वेंसी, फिर तुम्हारा आता है वेलोसिटी। ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है, इतनी सी बात होती है। अब तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ पता होता है। अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो मैं तुम्हारे लिए वेव ड्रॉ करता हूँ। जैसे ही वेव बोलता हूँ दिमाग में यही आता है कि ऐसी ही वेव, ज़रूरी ना है कि यही कोई वेव हो, वेव बहुत तरह के होते हैं, तो ये वेव बना दिया है। एम्पलीट्यूड का रियल मीनिंग क्या होता है कि ये पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स यहाँ होते हैं। तो ये पार्टिकल अपने मेन पोजीशन से, क्या कहा, मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, उसको ये बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पर रेस्ट पे है, तो ये ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड है। इतना नीचे आ रहा है, तो ये भी तुम्हारा क्या, एम्पलीट्यूड है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और एक बार, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। 12th के बच्चे हैं तो उनको ऑलरेडी पता है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत मुझे लगती नहीं है। वेवलेंथ क्या होता है, दिख रहा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों ऐसे पॉइंट हैं जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में, दोनों भी सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। एंड डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ, वो भी क्या होता है, वेवलेंथ होता है। बच्चों को पता होता है ये क्या है सर, क्रस्ट है, ये क्या है, ट्रफ है। तो क्रस्ट और क्रस्ट से लेकर डिस्टेंस क्या होता है, वेवलेंथ ही होता है। पूरा एक वेव दिख रहा है ना, ये पूरी वेव है ये, इस वेव को ही बोलते हैं लैम्बडा। लैम्बडा सिंबल है इसका। हाँ, ये हो गया। अब इतना पढ़ा है तुमने, लैम्बडा तो पता है कि यार एम्पलीट्यूड दिखा दिया, लैम्बडा दिखा दिया। मैंने क्या कहा, वेवलेंथ को ध्यान से पढ़ना। मैंने क्या कहा, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, मतलब ऐसे दो पार्टिकल जिनका ऑसिलेशन या वाइब्रेशन सेम स्टेट में हो। दिख रहा है, ये वाला पार्टिकल पकड़ो। हाँ, अब दिख रहा है, बच्चे बोल रहे ये वाला पार्टिकल भी तो है, पर ध्यान से देख, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये कह रहा है नीचे, तो ये पार्टिकल तो नहीं है।
अब देख ये वाला पार्टिकल है, क्यों? क्योंकि ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, जोड़ दे ये भी तेरा क्या है, वेवलेंथ ही है। ये पकड़ ले, ये भी क्या है, वेवलेंथ ही है। अब ये पकड़ लो और दूसरा पकड़ लोगे ये वाला, क्योंकि ये नीचे आ रहा तो भी कहाँ नीचे आना चाहिए ना, तो यही तुम्हारा क्या है, वेवलेंथ है। समझे? और टाइम पीरियड का मतलब मीनिंग क्या होता है कि ये एक वेव ये होती है, एक वेव ये है, सिंपल लॉजिक, ये एक वेव है। एक वेव को पूरा होने में जो टाइम लगता है वो तुम्हारा है टाइम पीरियड। एक वेव को पूरा होने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और एक बार एम्पलीट्यूड क्या कहा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन, इट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसका क्या कहा, वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड wavelength. Time taken by particle to complete one wave is called time period. और number of waves in 1 second is called frequency. Exactly time period का उल्टा होता है। अगर ये तुम्हारा 10 सेकेंड आया ना, 10 सेकेंड लग रही है एक वेव को, तो जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो आएगा 1/10, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, है ना। उसके बाद लास्ट में आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और तुम्हें पता होना चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट आता है वेव्स का वो होता है लैम्बडा, और टाइम क्या है टी, और 1/t क्या होता है एन। तो ये फॉर्मूला 1/t को अलग लिखो और इस लैम्बडा को अलग लिखो। 1/t क्या एन, तो ये आ गया v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। तुम्हारे बुक में इसी एक फॉर्मूले पे दो सम है, इसी एक फॉर्मूले पे दो सम है, तुरंत समझना, घाई मत करना, कोई दिक्कत। इतने बेसिक प्रॉपर्टीज है वेव के, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक टॉपिक और बचता है कि यार ये वेव तो बना दी, प्रॉब्लम नहीं आई। अब मैं वेव कोई ड्रॉ करता हूँ, कोई भी ड्रॉ करता हूँ, कोई भी एक, बाद में डिस्कस करेंगे क्या करें, कौन सी वेव है, ठीक है। थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि ये वेव कौन सी है। तो मैंने कोई भी एक रफली वेव बना के रख ली, कोई घाई नहीं की। अब वेव का प्लस है, ये माइनस है, तो वेव होती है एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है, और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। अब मैं जो भी वेव बना रहा हूँ उसकी बात 2 मिनट में करता हूँ, पहले बात करते हैं इसके बाद वाले की सीन की, कि वेव का थोड़ी कुछ बातें तो जाननी ज़रूरी है वेव को लेके। अब होता है वेव का इक्वेशन, क्या होता है वेव का इक्वेशन, ज़रूरी होता है। अब इक्वेशन दो कैसे क्या होता है, अब ये वेव ट्रैवल कहाँ कर रही है, एक्स पे ट्रैवल कर रही है, तो पार्टिकल वाइब्रेट कहाँ कर रहा है, वाई पे हो रहा है। सिंपल लॉजिक से, ज़्यादा दिमाग में हाईफाई नहीं पालते, ध्यान से बात सुनना, क्योंकि ये टॉपिक का इंट्रो चल रहा है, बेसिस कवर करा रहे हैं, अब तो कुछ शुरू किया नहीं गया, ठीक है। बस वेव एक्सप्लेन किया है, वेव की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की है, वो एक्सप्लेन किया है। अब अगर तुम्हें जानना ही है वेव के टाइप्स का क्या बनते हैं, तो तुम्हारे बुक में जो दिया गया, चलो इसको थोड़ा होल्ड करते हैं, तुम्हारे लिए इसको होल्ड करते हैं, मुझे लगता है बच्चा थोड़ा कन्फ्यूज आ रहा है इस लेवल में, तो होल्ड करते हैं इसको, होल्ड करके मैं सिखा देता हूँ कि तुम्हारे पास क्या दिया गया बुक में। तो तुम्हारे पास लिखा गया है प्रोग्रेसिव वेव, क्या लिखा गया है, प्रोग्रेसिव वेव। अब ये प्रोग्रेसिव वेव कुछ नया नहीं है। प्रोग्रेसिव वेव का रियल मीनिंग क्या मतलब होता है कि ऐसी वेव जो ट्रैवल कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। अब यार तुम्हें बोलोगे, सवाल पूछोगे, सर हर वेव तो ट्रैवल कर सकती है, तो प्रोग्रेसिव वेव का रियल नाम असाजिब क्यों बना? भाई ऐसे कुछ वेव्स हैं जो ट्रैवल नहीं कर सकते, दैट्स कॉल्ड स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव बनते हैं, ऐसे इत्तेफाक से वेव बन जाते हैं कि वो ट्रैवल ट्रांसमिट नहीं कर पाते, समझे। अब ध्यान से बात सुनते हैं कि आखिर ये प्रोग्रेसिव वेव क्या है। अब जो कहा था ना मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव के दो टाइप पढ़ते हैं, मैकेनिकल वेव की दो टाइप पढ़ते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स वेव और एक होता है लॉन्जिट्यूडिनल वेव। अब मैकेनिकल वेव ही प्रोग्रेसिव वेव है, क्यों प्रोग्रेसिव वेव है, वो भी तो ट्रैवल कर सकती है ना। मैकेनिकल वेव ही एक प्रोग्रेसिव वेव है जो ट्रैवल कर सकती है। तो इस मैकेनिकल वेव के दो टाइप लिखूं या प्रोग्रेसिव के दो टाइप लिखूं, एक ही बात है, एट द एंड फर्क पड़ता नहीं है, तो हम लोग इसको अलग अलग लिखते हैं। ये लिख दी प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव के ही दो टाइप होते हैं, मैं ध्यान से लिखता हूँ तुम्हारे लिए, ध्यान से क्लियर करना, क्योंकि मैं इसको बताना चाह रहा हूँ, दो तरीके से बताऊंगा। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। तो यहाँ तुम्हारे पास आता है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव मैं दिखाता हूँ कि आखिर ट्रांसवर्स वेव इतनी कैसे बनती है। और ये तुम्हारी आती है लॉन्जिट्यूडिनल वेव, क्या आता है ये, लॉन्जिट्यूडिनल वेव। थोड़ी सी बात कर रहे हैं इसकी, सबर को, हर चीज समझ में आएगी, तुम्हारे बुक में जो दिया है हर चीज बताऊंगा। अब ट्रांसवर्स वेव बात करते हैं कि आखिर वेव को कौन से बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है।
देखते हैं ट्रांसवर्स वेव ऐसे कैसे बनती है, ठीक है। और ध्यान से बात सुनना, हाँ ये है। अब ये जो है ना, ये लिखा गया है, इसको बोलते हैं डीओपी। क्या बोलते हैं? डीओपी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, वेव प्रोपेगेट कहाँ कर रही है, उसको ये बोलते हैं डीओपी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अब सीन देख क्या है, अब मुझे इमेजिन करना है कि क्या है। तो मुझे पता है पार्टिकल तो है, अब पार्टिकल ऐसे है। अब वेव का रियल मीनिंग क्या होता है? वाइब्रेशन, एनर्जी का ट्रांसफर। अब मुझे पता है हर एक पार्टिकल अपने मेन पोजीशन से आगे आगे पीछे मूव करता रहता है। इसको हम लोग बोलते थे सिंपल हार्मोनिक मोशन, याद आ रहा होगा, है ना। तो एक वेव के लिए ज़रूरी है ना एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए। अब देखो ना, अब साउंड सुना था, साउंड भी क्या है? एक वेव ही है। देखो साउंड में भी एनर्जी ट्रांसफर ऐसी ही होती है, खुद इमेजिन करो। अब देखो जैसे ही मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ की जो लेयर दिख रहा है वोकल कॉर्ड, जो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रही है, उसकी वजह से जो सामने की लेयर है ना वो वाइब्रेट कर रही है। उसके पास अगर एक लेयर यहाँ है, दूसरी लेयर यहाँ होगी, तो ये भी क्या कर रही है? वाइब्रेट कर रही है। इसके बाद वाली वाइब्रेट कर रही है, इसके बाद वाली वाइब्रेट कर रही है, इसके बाद वाली वाइब्रेट कर रही है। और ऐसे करते करते जो तुम्हारे कानों के पास की लेयर है ना, वहाँ तक उसका पहुँच रहा है वाइब्रेशन। और खुदा ने बना के ऐसा भेजा है कि यार जस्ट एंड जस्ट वाइब्रेशन से तुम्हें वो आवाज़ सुनाई आ रही जो मैं बोल रहा हूँ। अब ऐसा कैसे बना के भेजा है? तो खुदा ने अपने शरीर में ना सबसे छोटे बोन डाले हैं कान में, सबसे स्मॉल बोन। थोड़ा बायोलॉजी का आता है इसमें, स्टेपिस, इनकस और मैलस, ये सबसे स्मॉल बोन डाले हैं तुम्हारे यस के अंदर। उसमें तुम्हें ना ऐसे काम करते हैं कि वो तुम्हें आवाज़ सुनाई आती है। अब होता क्या है? वाइब्रेशन, वेव में होना वाइब्रेशन ज़रूरी है। तो वाइब्रेशन किसका? पार्टिकल्स का। तो वाइब्रेशन करने के दो रास्ते हो सकते हैं, एक तो ऊपर नीचे मूव करूँ, वाइब्रेशन ऑसिलेशन एक ही बात है, ऊपर नीचे मूव करूँ या आगे पीछे मूव करूँ। तो मुझे पता सबके पास क्या रहेगी? मेन पोजीशन। अगर मेन पोजीशन के आगे पीछे मूव कर रहा है तो ये क्या कर रहा है? सिंपल हार्ड मोशन कर रहा है। या ऊपर नीचे कर रहा है तो भी क्या कर रहा है? सिंपल हार्ड मोशन कर रहा है। तो ट्रांसवर्स में पार्टिकल कैसे करते हैं तो इसकी बात करते हैं। अब होता क्या है कि पार्टिकल यहाँ रहते हैं, अब वेव आगे ही जाएगी। पार्टिकल अब जब यहाँ आएगा तो वेव यहाँ आएगी, है ना। इनकी पॉसिबल नहीं है कि वेव रुक जाएगी, तो एनर्जी ट्रांसफर तो आगे ही होगी ना, तो वेव तो आगे ही जाएगी। पार्टिकल ऊपर आ गया तो वेव आ गई यहाँ पे, ये पॉइंट मिल गया। पार्टिकल ऊपर आ गया, वेव आगे आएगी, तो ये पॉइंट मिल गया। पार्टिकल और ऊपर आ गया तो वेव कहीं आगे आएगी, तो ये पार्टिकल मिल गया। अब पार्टिकल पहुँच गया मैक्सिमम पे। अब मैक्सिमम पे ये पहुँचने के बाद अब वेव भी पहुँच गई इस वाले मिडल पोर्शन पे। अब पार्टिकल मैक्सिमम पे रीच हो गया है तो इसके ऊपर जाने वाला नहीं है, इसके ऊपर जा ही नहीं पाएगा। तो पार्टिकल कहाँ आएगा? नीचे, क्योंकि मुझे पता है मेन पोर्शन के ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर करेगा। अब ये पार्टिकल आ गया यहाँ पे, है ना। अब वेव तो थोड़ी पीछे आएगी, वेव तो आगे ही जाएगी। तो ये आ गया पॉइंट यहाँ पे। अब पार्टिकल और नीचे तो वेव भी और नीचे, उसके बाद पार्टिकल और नीचे तो वेव भी और नीचे, है ना। अब पार्टिकल मीन पे तो वेव आगे रेस्ट पे आगे जाएगी वो। अब सारे पॉइंट को जोड़ूंगा तो ऐसा कुछ मिलेगा। अब देख थोड़ा पार्टिकल फिर नीचे आएगा तो वेव आगे जाएगी, तो ये पॉइंट मिलेगा। ऐसा इमेजिन करो तुम्हें ऐसे पॉइंट मिलेंगे कुछ, तो मैक्सिमम रीच, फिर पार्टिकल ऊपर जाएंगे। तो ये तुम्हारी जो वेव बनती है, इस वेव को ही बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। और यहाँ क्या बनते हैं? क्रस्ट। और यहाँ क्या बनते हैं? ट्रफ। ये ऐसे बनते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब सवाल आता है ट्रांसवर्स वेव बना तो दिया, पर पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के पैरेलल वाइब्रेट कर रहा है कि परपेंडिकुलर कर रहा है? मैं बोलता हूँ कि ये कर रहा है परपेंडिकुलर, क्योंकि आगे जा रही थी वेव और पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था, तो ये क्या हो गई? ट्रांसवर्स वेव। ध्यान से देखा, जो लीफ ऊपर नीचे हो रहा था वो भी ट्रांसवर्स वेव। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? कि ट्रांसवर्स वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकते हैं। किसमें? सॉलिड में, इसके अलावा कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते। एक एक्सेप्शन केस भी है कि ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल होंगे, और कहाँ ट्रैवल होंगे? सरफेस ऑफ लिक्विड पे। सरफेस ऑफ लिक्विड पे, पानी के अंदर नहीं बन सकते, पानी के ऊपर बन सकते हैं। जस्ट इमेजिन करो, क्रस्ट और ट्रफ है भाई, क्रस्ट और ट्रफ पानी के अंदर कैसे बनेंगे? पॉसिबल नहीं है। कोई शिप अगर जाएगी तो जो पानी के वेव्स बनेंगे ना, वो ऊपर बनते हैं वेव्स, अंदर नहीं बनते, है ना। पर एक एक्सेप्शन केस है, लाइट, ईएम वेव्स। ईएम वेव्स भी ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं, पर लाइट भाई हर जगह ट्रैवल होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हर जगह ट्रैवल होगी। तो वो एक एक्सेप्शन है, समझे। अब तो इसका लिखना पड़ेगा डेफिनेशन। तो ये तुम्हें बस बताने के लिए बताया था, तुम्हें ये ड्रॉ नहीं करना है, तुम्हें ये ड्रॉ कतई ही नहीं करना है। तुम्हें प्रॉपर ड्रॉ करनी है तुम्हारी ट्रांसवर्स वेव की डायग्राम जो बनती है ना,
वो प्रॉपर ड्रॉ करनी है। तो ये जो बनाया गया तुम्हारा डीओपी था, ये तुम्हारा डीओपी है। डीओपी मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। और ये जो तुम्हारी बन रही थी, ये तुम्हारी थी वेव, है ना। इतने लोग बनाए, तो पता होना चाहिए ये तुम्हारा क्या है, क्रस्ट वाला हिस्सा, ये तुम्हारा क्या है, ट्रफ, ये भी क्या है, क्रस्ट, और ये भी क्या है, ट्रफ। ठीक है। पार्टिकल वाइब्रेट, पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर था ना, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। Particle vibrate perpendicular to direction of propagation, perpendicular direction of propagation is called transverse wave. It's called transverse wave. I hope so ये बात क्लियर हो गई है। अभी इसके बाद वाला तो है तुम्हारे पास लॉन्जिट्यूडनल वेव। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव तुम्हारा साउंड होता है, आई होप से बात पता हो। अब साउंड में होता क्या है कि वेव तो आगे ही जाती है, साउंड आगे ही जाता है, पर पार्टिकल आगे पीछे होते हैं, है ना। कैसे होते हैं, आगे पीछे। तो पता होना चाहिए कि जब साउंड की मैंने बात की तो यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स थे, ऐसे ऐसे थे। अब एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ भी हैं, हर जगह पे रहेंगे ना। तो ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स एक लेयर में हैं, पूरी लेयर में। तो पूरी लेयर है, तो मान लो एक कॉपी होके आगे आ गया, और कॉपी होके आगे आ गए, सारे लेयर आगे आ रही है, ठीक है। अब जब होगा क्या, जैसे ही यहाँ कोई पर्सन, कोई स्पीकर मान लो, चलो स्पीकर मान लेते हैं, यहाँ कोई स्पीकर रखा गया है, एक स्पीकर, एक स्पीकर रखा गया है, होता है डायफ्राम बोलते हैं उसको, कि यहाँ एक डायफ्राम रखा है जो वाइब्रेट कर रहा है। स्पीकर पे पढ़ने वाला ना बाउंस करता है ना, वो है। तो इस चक्कर में ये लेयर वाइब्रेट कर रही है पूरी, इस चक्कर में पूरी लेयर वाइब्रेट कर रही है। अब पूरी लेयर वाइब्रेट कर रही है तो हो रहा क्या है कि ये लेयर आगे पीछे मूव कर रही है। जब आगे पीछे मूव करेगी तो कभी पास आएगी, कभी दूर जाएगी। इस चक्कर में इसको वाइब्रेशन मिलेगा, इसको वाइब्रेशन मिलने के चक्कर में ये जो लेयर है, ये भी लेयर क्या करना शुरू कर देगी, वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। तब ये लेयर क्या आएगी, इसके पास आएगी, फिर दूर जाएगी। ऐसे करते करते सारे लेयर शुरू हो जाएंगे। तो नोटिस कर रहा है, कभी ऐसा एक वक्त आएगा जब दोनों क्या आ जाएंगे पास पास। अगर दोनों पास पास आ गए तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। और दोनों दिख रहे हैं दूर दूर हैं, तो इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन और कंप्रेशन। साउंड में हमेशा यही बनते हैं, कंप्रेशन ही बनते हैं और रेयरफेक्शन ही बनते हैं साउंड में हमेशा। तो इसको ऐसे बना नहीं पाएंगे, इसको ऐसे बनाते हैं डीओपी से। अब लाइन में बनाएंगे प्रॉपर। तो मैं पहले बोल रहा हूँ, तो मेरे पास कलर हैं, तुम्हारे पास कलर नहीं होंगे, तो तुम लोग ऐसे बनाओ। देखो यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा कंप्रेशन, क्या आ गया, कंप्रेशन। फिर आएगा तुम्हारा रेयरफेक्शन, तो अलग कलर से दिखता हूँ, ये तुम्हारा आएगा रेयरफेक्शन। तो दूर बनाना उसको, तो दूर बनाना, ये दूर आ गया रेयरफेक्शन। फिर क्या आएगा, कंप्रेशन, थोड़ा फिर चिपका देना। फिर क्या आएगा, रेयरफेक्शन। तो ये आ गया तुम्हारा रेयरफेक्शन। अब लिख देना यहाँ पे कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। तो ये तुम्हारा क्या है, डीओपी। अब पार्टिकल आगे पीछे हो रहे हैं तो लिखना पड़ेगा पार्टिकल वाइब्रेट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। पार्टिकल वाइब्रेट, वाइब्रेट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। पार्टिकल वाइब्रेट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। चलो स्टोरी एंड है। अब प्रोग्रेसिव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी वेव है। ये आती है तुम्हारी प्रोग्रेसिव, जो ट्रैवल कर सकती है ना। अब देखिए जो कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, खास प्रॉपर्टीज क्या ध्यान से देखो। अब इस सब का देखो, सबका, सबके तो ट्रांसफर से तो पार्टिकल कहाँ होंगे, ऊपर नीचे मूव होंगे। अब ये सब का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम ही है, एम्पलीट्यूड सेम है, टाइम पीरियड भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, है ना। एम्पलीट्यूड सेम है, टाइम पीरियड सेम है, टाइम पीरियड से तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम ही होगी।
एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सब सेम। मैं दिखाता हूँ कैसे। बच्चे अजीब सी बात मानते नहीं मेरी, सर कैसे क्या बोल रहे हो, ये एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सब सेम है। मैं दिखाता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे, यहाँ आ गए मोतियों की माला। मोतियों की माला कुछ भी इमेजिन कर लो, कुछ भी इमेजिन कर लो, वो तुम्हारे लिए काफी होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब हुआ क्या कि मान लेते हैं कि मैंने क्या कहा, सबका एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड सेम होगा। अब मुझे पता है ये पार्टिकल ऊपर नीचे मूव हो रहे होंगे। मान लो ये पार्टिकल यहाँ आ गया, तो ये पार्टिकल, अगर मैं दिखाता हूँ, मोतियों की माला कहा ना मैंने, मोतियों की माला को इमेजिन कर रहा हूँ। ठीक है, अब पार्टिकल मूव करने वाला है तो हर एक पार्टिकल तो मूव करने ही वाला है। तो हर एक पार्टिकल अगर मूव करने ही वाला है तो चेक करते हैं। तुम्हारे ध्यान से बात सुनो। देखो मैं ट्रांसफर कैसे बना रहा हूँ। जैसे ही ये पार्टिकल को मैं ऊपर खींचता हूँ ऐसे, तो ये वाला पार्टिकल पूरा जितना ये गया उतना नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर ही आएगा, यहाँ तक आएगा, है ना। थोड़ी देर बाद जब इसको खींचा हो, थोड़ा सा और ऊपर खींचूंगा तो ये भी शायद से मोशन में आ जाएगा। थोड़ा और ऊपर खींचूंगा तो ये भी शायद से मोशन में आ जाएगा। ये थोड़ा और ऊपर आ गया, फिर ये थोड़ा ऊपर आएगा, फिर ये थोड़ा ऊपर आएगा, फिर ये थोड़ा ऊपर आएगा। ऐसे ऊपर लिया, अब झटका मार दिया। झटका मारने के बाद सीन क्या हुआ कि हर एक पार्टिकल जितना वो रीच कर रहा था उतना हर एक पार्टिकल रीच कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड क्या है, वो सेम हुआ। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। सेकंड केस में एम्पलीट्यूड सेम बोला। अब टाइम पीरियड भी क्या होगा, सेम ही होगा। टाइम पीरियड क्या होता है, ये पार्टिकल का वाइब्रेशन मीन से लेके एक्सट्रीम जाएगा, फिर मीन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम जाएगा, फिर मीन पे आएगा। इसको बोलते हैं एक साइकिल, एक वाइब्रेशन, है ना। तो ये भी क्या है, एक पार्टिकल अगर उतना ऊपर जाएगा, सारे पार्टिकल उतना ही ऊपर जा रहे हैं, उसका टाइम पीरियड भी क्या है, सेम। टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी भी क्या हुई, सेम। बस बदलता क्या है, सर आपने कहा टाइम पीरियड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड सेम, फिर क्या बदलेगा मेरे भाई, इसमें बदलेगा फेज। क्या बदलेगा, फेज। फेज का मतलब क्या होता है, लैग और लीड, आगे और पीछे। अब ध्यान से देखो कि ये फर्स्ट वाला पार्टिकल मैक्सिमम पे बहुत सबसे पहले आया, इसके बाद वाला ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम पे आएगा पर इसके बाद, फिर ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम पे जाएगा पर ये वाला इसके पहले जा गया था, अब ये वाला इसके बाद आएगा। अब हुआ क्या, जैसे ही मैं झटका मार दिया, सबसे पहले मैक्सिमम पे कौन रीच करेगा, जो सबसे पास में होगा वो। जो सबसे लास्ट में आएगा वो कौन आएगा, जो लास्ट में रहेगा वो। तो हर एक पार्टिकल मैक्सिमम अटेंड करेगा जरूर, पर कब, मोमेंटरली, एक के बाद एक, है ना। इसको बोलते हैं कि सबसे पहले फेज में फर्क आ रहा है, क्योंकि फेज ये पार्टिकल जल्दी मैक्सिमम पे रीच करेगा और वो लास्ट वाला बाद में रीच करेगा, इसलिए फेज क्या है, अलग है। समझ में आ रहा है। और पर हर एक पार्टिकल रीच जरूर करेगा, हर एक पार्टिकल रीच पक्का करेगा, पर फेज क्या रहेगा, अलग अलग। फेज का मतलब क्या, कोई आगे कोई पीछे। एम्पलीट्यूड सेम, टाइम पीरियड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, बदलेगा क्या, फेज। तुम्हारे बुक में ऐसे ना 8 पॉइंट दिए गए हैं, 8 पॉइंट प्रोग्रेसिव वेव के। मैं दिखाता हूँ, बस बुक है। वाह, सही टॉपिक निकाला, तुरंत वही टॉपिक पे आ गए हम लोग, तुरंत वही टॉपिक पे आ गए। परफेक्ट। सुपरपोजिशन ऑफ वेव पे आ गए, स्टेट बोर्ड की बुक। बहुत वक्त हो गया ऐसी बुक को देखे हुए। आजा रे माही तेरा रास्ता निहार दूं। टेंशन कहा ले रहे हो यार, अभी तो हम लोग वेव पे हैं। हाँ देखो, प्रोग्रेसिव वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। अगर एक एक प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, तुम्हारे लिए एक्सप्लेन करूं, तो एक्सप्लेन करने के लिए तो ओपन किया इसको, शायद से ये दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा जूम करते हैं इस चीज़ को, अब दिखेगा। अब आई थिंक सो दिख रहा है क्लियर। हाँ, अब क्लियर दिख रहा है। अब पढ़ो। ईच पार्टिकल इन अ मीडियम execute same type of vibration. Particle vibrate about their mean position, performing simple harmonic motion. पहले ही कहा था क्या कर रहा है ये, simple harmonic motion. All vibrating particle of medium have same amplitude, period and frequency. बढ़िया। The phase state of vibration of particle change from one particle to another. कहा था कि फेज अलग है। इसके बाद नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट, ईच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट मोमेंटरली। कहा था कि जब झटका मार के छोड़ूंगा तो हर एक पार्टिकल मैक्सिमम रीच करेगा, तो जो स्टार्टिंग में जो रेस्ट में रहेगा वो भी मोशन में आएगा,
पर वो अगर मोशन में चला गया तो यहाँ का आ जाएगा रेस्ट में, क्योंकि मैं पल्स छोड़ रहा हूँ, एक पल्स, एक सिंगल झटका मार रहा हूँ। झटका मारते ही ये मोती यहाँ दौड़ते उधर जाएंगे, वो ऊपर आएगा, फिर अगर रिफ्लेक्शन होकर वापस आ सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन पे, हमने रिफ्लेक्शन कराया कि नहीं कराया। पर हर एक पार्टिकल रेस्ट में कभी रहेगा नहीं, मोशन में आएगा जरूर, पर कब, एक के बाद एक, इसलिए लिखा है मोमेंटरली। ठीक है, वाइल एट द एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ वाइब्रेशन। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ रहेगी, मीन पे रहेगी कि एक्सट्रीम पे रहेगी। हमने पढ़ा है पहले से ही कि जब स्टार्ट करूँगा झटका जोर से दूंगा ना, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ है, मीन पे ही है। एक्सट्रीम पे क्या वेलोसिटी, जीरो है ना, रुक गया है ना वहाँ पे तो वेलोसिटी। देखो यहाँ पे हमने किया भी है ऑसिलेशन में, v इज इक्वल टू ए ओमेगा। सिक्स्थ वाला पॉइंट, ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ वेव एनर्जी इज ट्रांसफर अलॉन्ग द वेव, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। ये तो पहले ही पढ़ा था इंट्रोडक्शन में ही। अब सेवेंथ वाला पॉइंट, द वेव प्रोपेगेट्स थ्रू द मीडियम, वेव प्रोपेगेट्स थ्रू द मीडियम, propagates through the medium with certain velocity, the velocity depends upon the properties of medium। सही बात है। अब देख, मेरी वेव ट्रैवल हो रही है, वेव ट्रैवल हो रही है, अगर एक मीडियम में रहा तो उसकी वेलोसिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर अगर मीडियम बदल दे दिक्कत आएगी। खुद इमेजिन कर, अगर तू बोल रहे पहले तो स्टार्टिंग में तू एयर में चल रहा था, अगर एयर में तू एक वेव ही है, हमने कहा था ना मैटर वेव्स, तो तू एयर में चल रहा है ऐसे आराम आराम से। अब आगे पानी शुरू हो गया, जितनी स्पीड से चल रहा था उतनी स्पीड से चल नहीं पाएगा। क्यों, मल्टी मीडियम बदल गया है। तो सेम वेव के साथ भी होता है, अगर मीडियम बदल गया तो उसकी स्पीड में फ़र्क पड़ेगा। साउंड को ही देख लो, सबसे फास्ट साउंड ट्रैवल करती है सॉलिड में, उसके बाद ट्रैवल करती है लिक्विड में, उसके बाद ट्रैवल करती है गैस में। लगभग सॉलिड की जो स्पीड होती है वो होती है 3000 के आसपास, लिक्विड की 1500, एयर की होती है 340 के आसपास। समझे। अब प्रोग्रेसिव वेव आर ऑफ टू टाइप, हमने अभी पढ़ा, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव। अभी 9-10 तो पॉइंट वही है, हेलो जो दिखा था ट्रांसवर्स और परपेंडिकुलर वही है। In transverse parallel propagation of wave produce a crust and trough is their medium of travel in longitudinal wave. Vibration of particles are along the direction of propagation of wave and produce a compression and rarefaction along the direction of propagation of wave। इतना ही है। देखो, both transverse as well as longitudinal wave, mechanical wave can propagate through the solid, but only longitudinal wave can propagate through the fluids। ये कहा था साउंड ही है जो हर जगह मीडियम में ट्रैवल हो सकता है, पर ट्रांसफर सिर्फ सॉलिड में ही कहा था मैंने, सरफेस ऑफ लिक्विड भी होता है, उसने लिखा नहीं। ठीक है, अब बस इसने क्या कहा, लॉन्जिट्यूडिनल वेव सॉलिड लिक्विड गैस सब में ट्रैवल होता है। बच्चे अजीब सोचने लगते हैं, सर साउंड हर जगह ट्रैवल हो सकता है। हाँ, बस स्पेस में नहीं, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, वाइब्रेशन है ना वो आगे पीछे, तेरे पास पार्टिकल नहीं तो कहाँ से वाइब्रेशन करेगा। और तू जहाँ रह रहा है वहाँ पे हर एक चीज़ पार्टिकल से बनी है ना। तो अभी तो कहा सॉलिड लिक्विड की स्पीड बताई साउंड की, तो वो बता रहा है वो। ठीक है, तो ये तुम्हारे पॉइंट है। अब मैंने इसके प्रोग्रेसिव का टाइप एक्सप्लेन कर दिए, अब मैं तुम्हें इस वेव का इक्वेशन को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव। देखो, इक्वेशन ऑफ वेव का रेफरेंस क्या है कि ये अगर मैं वेव ड्रॉ करता हूँ, वेव ड्रॉ कर ली। अब देखो, वेव ड्रॉ करते ही तुम्हें पता होना चाहिए कि वेव के पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा है तो वेव कहीं दूर रहेगी, है ना, दूर रहेगी। अगर मान लो ये पार्टिकल 2 पे है, 2 पे है, एक्स वाई पे 2 पे है, और एक्स पे जो इसका पार्टिकल में स्टडी करना है, वेव स्टडी करनी है, तो वेव मेरी यहाँ कहीं तो है ना। तो इतना तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट रहेगा। तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, एक रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट और एक तुम्हारा रहेगा वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो मुझे सिर्फ बात करनी होती है, अगर y की चाहिए तो भी x की, y का चाहिए हो तो y का इक्वेशन बनाऊंगा, x का चाहिए होता है x का इक्वेशन बनाऊंगा। तुम्हारे लिए हम लोग मोस्टली हमेशा इस्तेमाल करते हैं y का इक्वेशन, तो हमें x की वैल्यू पुट करना है तो y मिल जाता है, x का इक्वेशन पुट कर दूंगा तो y कहाँ मिल जाएगा। अब मुझे पता है पार्टिकल का जो मोशन है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक तो उसका टाइम पीरियड, उसका फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पता होगा, उसका टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये साइन और कोसाइन कब है। तो वेव में तो साइन और कोसाइन एंगल आने बनते ही हैं। तो ये तुम्हारा आता है इक्वेशन, उसका लिखता है इक्वेशन। तो ये होता है ए साइन प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई, ये तुम्हारा होता है इक्वेशन। ये तुम्हारा इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन तुम्हारा यही है। इसके अलावा कुछ सबकी बात करते हैं, तो ओमेगा तुम्हारा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या कहा था, एंगुलर
फ्रीक्वेंसी, ये है। उसके बाद के तुम्हारा जो बनेगा, के तुम्हारा बनेगा वेव कांस्टेंट। क्या बनता है? वेव कांस्टेंट। और जो फाई है, इस फाई को बोलते हैं इपॉक। इपॉक बोलो या फेज कांस्टेंट बोलो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। उसके बाद जो ए लिखा गया है वो ए तो पता ही होता है, ए क्या है? एम्पलीट्यूड। स्मॉल ए लिखा है मैंने, तो लोग कैपिटल ए लिखना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा है, पर तुम्हारे पास इन सब के कुछ फॉर्मूलेज भी हैं, वो याद करने पड़ते हैं। जैसे ओमेगा का फॉर्मूला पता है, ओमेगा होता है 2π/t। क्या होता है? 2π/t। बस तुम्हें के याद करना है, के तुम्हारा होता है 2π/λ। 2π/λ, कुछ दिक्कत नहीं है। टी क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। एक वेव का टाइम पीरियड क्या होता है? टी होता है। एक वेव का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्बडा। वही याद करना है। अब इसके बाद कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हो चुका है। अब इस वेव को मैं तोड़ सकता हूँ 2-3 हिस्सों में। कैसे? अगर मान लो 5-0 है, 5-0 है, तो यहाँ सिनारियो थोड़ा सा अलग सा है, दिखाता हूँ कैसे। अगर y के इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में अगर प्लस माइनस आ रहा है, प्लस माइनस या माइनस प्लस हो गया है, मतलब मान लो कुछ ऐसा इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू ए साइन प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा इक्वेशन है ना। अब 5-0 मान लिया मैंने, 5 कितना मान लिया? 0। अगर एक प्लस एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, या एक माइनस एक प्लस है, इसका मतलब वेव जो ट्रैवल कर रही है वो ट्रैवल कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। कहाँ ट्रैवल कर रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अगर दोनों भी हो गए माइनस माइनस या दोनों हो गए प्लस प्लस, तो ये ट्रैवल कर रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो क्या होगा फिर? y लिखूंगा, a लिखूंगा, साइन लिखूंगा, ऐसा आ गया प्लस ओमेगा टी और प्लस के एक्स। तो समझ जाना कि भाई वेव कहाँ जा रही है? नेगेटिव में जा रही है। पॉजिटिव में रहा तो दोनों में से एक तो होना चाहिए माइनस, अगर नेगेटिव में आ रहा मतलब दोनों प्लस प्लस होंगे, दोनों क्या होंगे? माइनस माइनस। तो ये तुम्हारा सिनेरियो है। ठीक है, याद रखना। ये तुम्हारे कहाँ ट्रैवल कर रही है तो समझ सिखा दिया मैंने, जरूरत नहीं है। ठीक है। एक नीट में क्वेश्चन था, 2019 के नीट में क्वेश्चन आया था कि वेव टकरा के वापस आ गई है। अब उसमें 4 इक्वेशन में से एक वेव राइट करना था। लॉजिक इतना क्लियर था कि चारों इक्वेशन में से सब कुछ ऐसा कुछ इक्वेशन दिया था, 6.6/100 ऐसा कुछ इक्वेशन बना के दिया था। ठीक है। अब मुझे इक्वेशन सॉल्व नहीं करना था, सॉल्व करने का सेंस बनता ही नहीं था। क्यों? अब मुझे पता है वेव पॉजिटिव एक्स में गई है, टकरा के वापस आई है, रिफ्लेक्शन हुआ है। रिफ्लेक्शन हुआ है तो मुझे बस ये देखना था कि कहाँ पे प्लस प्लस है और कहाँ पे माइनस माइनस है। अगर जहाँ पर भी प्लस प्लस दिख गया है टिक कर दूंगा, या माइनस माइनस दिख गया तो टिक कर दूंगा। वहाँ अच्छे से प्लस प्लस वाले वेव थी तो प्लस टिक करके आगे बढ़ जाना है। सम खत्म। तो वही सिनेरियो था। अब इस एक इक्वेशन से मैं अराउंड एंड अराउंड 9 से लेके 8 इक्वेशन बना सकता हूँ इस एक इक्वेशन से। दिखाते हैं कैसे। तो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस के एक्स, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो। तो y इज इक्वल्स टू ए साइन, ये आएगा 2π/कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, माइनस के वैल्यू पुट कर दो 2π/λ इंटू एक्स। 2π कॉमन तो ले लो बाहर, तो आ गया a साइन 2π आ गया बाहर, ये आया स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस x/λ। अब तुम्हें पता होना चाहिए 1/t क्या होता है? n होता है। 1/t अगर n होता है तो चिपका दो n। तो बाहर क्या आया है? y आया, a साइन आया और क्या आया? 2π। अंदर क्या बच गया? nt माइनस x/λ, माइनस x/λ। अब कुछ नहीं करना, मुझे n भी कॉमन लेना है। 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, तीसरा भी हो गया। अब वो n को कॉमन लेना है। तो क्या दिख रहा है कि a साइन 2π तो मैंने ले लिया, n भी बाहर ले लिया। n बाहर वाला सीन क्या है कि इसके पास तो n कॉमन था, इसके पास n था, इसके पास n नहीं था। n था क्या? इसके पास नहीं था। तो जिसके पास n ना हो उससे भी अगर तुम कॉमन लेते हो तो वहां आता है डिवाइड में। क्या आता है? डिवाइड में। तो यह आता है t माइनस x/n λ। इसके पास n था, कॉमन ले लिया, इसके पास n नहीं था, जहां से भी कॉमन लोगे वहां कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। मतलब बोलते हैं ना मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो n निकल जाता है बाहर और डिवाइड का n बच जाता है। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय n क्या होगा? n होगा ना, तो वो n निकल जाएगा बाहर, ऊपर वाला निकल जाएगा, निचला बच जाएगा। ठीक है। अब तुम्हें पता है वी नो दैट v इज इक्वल टू क्या है? n लैम्डा ना। तो आ गया y इज इक्वल टू a साइन 2πn, है ना,
और ये आ गया t माइनस एक्स बाय वी, दिख रहा है। एन लैम्डा क्या है, वी है ना, लिख दिया एन लैम्डा के पे वी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा a साइन 2 पाई, एन बचेगा, ये आएगा वी टी माइनस एक्स बाय वी, है ना। अब ये कहानी खत्म हो जाती है यहीं पे। अब देखो a साइन 2 पाई लिखा, वी टी माइनस एक्स बाय वी भी लिखा। अब a साइन ओमेगा लिख लेता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि 2 पाई क्या होता है, ओमेगा ही होता है। और ये आया वी टी माइनस एक्स बाय वी। तो ये समझ लो कि ऐसे इक्वेशन बनेंगे। देखो कितने बने, 3 ये, 4 5 6 7 8। पूछेगा जरूरी नहीं है, पर इस पे एक हाथ सम है तुम्हारे बुक में। चलो लगे हाथ, वो सम अभी कर लेते हैं, सम अभी कर लेते हैं। तुम्हें बस दिखाना है उस सम में क्या निकालने बोला है। देखो सम क्या, सम में क्या निकालने बोला है, सम कितना आसान सा सम है वो। सोच रहे होगे सर तुरंत सम कर पाएंगे, हाँ तुरंत सम कर पाएंगे। इस टॉपिक की खास बात यही है कि तू तुरंत सम कर पाएगा, का दिमाग लगाना नहीं है तुझे इसमें। ये देखो ये वाला सम, फिफ्थ वाला, इसी स्क्रीन पे कर लेते हैं हम लोग। ये तुम्हारा फिफ्थ वाला सम। देखो ये हमारे पास इक्वेशन दिया गया, ऐसा ऐसा इक्वेशन है, ठीक है। और ढूंढने क्या बोल रहा है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। मैं तुम्हारे लिए इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे, सॉल्यूशन में लिख लेता हूँ, ठीक है। 0.2 साइन 4 पाई टी बाय 0.08, ठीक है। तुम्हारे लिए यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू 0.2 साइन टी बाय 0.08 माइनस एक्स बाय 0.10। ये है, ठीक है। देख लो इक्वेशन लिख दिया। क्या निकालना बोल रहा है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं। तो है क्या, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड है। चलो हाँ, अरे बस सब लिख दिया है। चल हाँ, क्या निकालने बोल रहा है, लैम्बडा निकालने बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी बोल रहा है और एम्पलीट्यूड बोल रहा है। अब देखो सम कितना आसान सा खत्म होता कि इक्वेशन कंपेयर करो। 1 मिनट पहले इक्वेशन बनाया है, दिख रहा है इक्वेशन, कौन सा कंपेयर करोगे, इससे कंपेयर करना, कर लो इससे कंपेयर। a साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। देखो लिखता हूँ तुम्हारे लिए, y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। देखो अब a के जगह क्या दिख रहा है, 0.2, तो a लिख दो, 0.2 है ना। स्मॉल ए लिखा है मैंने, कैपिटल लिखा है ना, तो स्मॉल ए कर देना, तो ये आएगा तुम्हारा a। अब कैपिटल टी कितना है, 0.08 है ना, 0.08 कैपिटल टी, उसका उल्टा कर दो, क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो लैम्बडा कितना दिख रहा है, 0.8 लिख दो। पर आंसर मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे से मिस्टेक होती ज़रूर है, ये हर बच्चा यही करता है। इसे कंपेयर करते ही लैम्बडा मिल गया 0.08, डायरेक्ट 1/t होता है n, तो डायरेक्ट n मिल गया 1/0.08। नहीं, हो गई मिस्टेक, मिस्टेक पक्का हो गई। क्यों, देख कंपेयर तुमने सही से किया नहीं। यहाँ 4 पाई दिया है जानबूझ के, और यहाँ है 2 पाई, तो इस 4 पाई को तो कैसे कंपेयर कर पाएगा, इसको तोड़ना पड़ेगा तुझे। अब एंगल में इस 4 को तोड़ना, कैसे तोड़ेगा, देख उस 4 को लिख 2 इंटू 2, 0.2 लिख, साइन लिख, और ये 2 पाई लिख, और जो 2 बसा 2 को अंदर भेज दे, तो ये आएगा 2t बाय 0.08, और ये आया माइनस 2x बाय 0.8। अब सॉल्व कर इसको, y लिख, 0.2 लिख, साइन लिख, 2 पाई लिख, और ये लिख t अपॉन 0.04 माइनस एक्स बाय 0.4। अब कंपेयर कर सकता है तू। अब जैसे ही कंपेयर करेगा तुझे दिखेगा ये 1/t होता है ना, 1/t क्या होता है, एन ही तो है। देख लिखता हूँ, तेरा टी कितना है, टी कंपेयर कर, टी तेरा कितना है, टी 0.04, टी 0.04, इसका मतलब क्या है, ये है 4 इंटू 10⁻⁻4 -2, ठीक है। अब n क्या होता है, 1/t होता है। तो यार n अगर 1/t है तो n लिखा, 1/t क्या है, 4 इंटू 10⁻⁻2 लिखा, -2 पर जाने के बाद +2, तो ये आएगा 100/4। तो 100/4 तेरा कितना हो गया, 25 हो गया ना, 25 हर्ट्ज लिख दे, खत्म हो गया एन तेरा, मिल गया एन। अब क्या बचता है, लैम्बडा, लैम्बडा दिख ही रहा है 0.4 है, तो लैम्बडा तेरा आ गया 0.4। और तुम्हें एम्पलीट्यूड दिख ही रहा है कि एम्पलीट्यूड कितना तुम्हारे पास 0.2 है, उसको तो हाथ लगाया ही नहीं था। हो गया सम खत्म, इतना ही सम था। देखो हर एक चीज टफ होती नहीं यार, तुम लोग बना देते हो। देखो अभी तो लेक्चर नंबर 1 है, तो फिर भी सम कर पा रहा है, समझा।
तो यही सिनेरियो है यार, कोई ज़्यादा टफ काम है नहीं, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे खेल खेलते हैं। और अब तक हमने वेव की सारी बातें कर दी हैं। अब तुम्हारा जो बचता है टॉपिक, वो बचता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। क्या बचता है? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब वेव को रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या होता है वो चेक करेंगे। अब तुम्हारे टॉपिक में घुस रहे हैं धीरे धीरे। अब यहाँ आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। किसकी बात करते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव बात करते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं तो यहाँ तुम्हारे पास दो तरह के मीडियम आते हैं, एक आते हैं डेंसर मीडियम, एक आता है रेयर मीडियम। तो हम लोग पहले बात करते हैं डेंसर मीडियम की। ठीक है, ठीक है। अब वेव मुझे लानी थी तो मैं वेव लेके आता हूँ। मैं पूरी वेव लेके आ रहा हूँ, सिर्फ क्रस्ट लेके आ रहा हूँ। क्या लग रहा है यहाँ पे? क्रस्ट। पूरा वेव का सेंस नहीं बनता, पूरा वेव क्यों क्यों बनाऊँ पूरा वेव? पूरे की जरूरत नहीं ना मुझे, पूरे की जरूरत मुझे है ही नहीं। तो पूरा क्यों इमेजिन करूँ कि क्रस्ट आया तब क्या होगा वो चेक करता हूँ। तो यहाँ क्या टकराया कि क्रस्ट टकराया। ठीक है, तो ये टकराया यहाँ पे क्रस्ट, ये आया क्रस्ट। मीडियम कौन सा है? डेंसर। अब चेक करना है कि क्रस्ट टकराने के बाद वापस क्या मिलता है। टकराया क्या है? क्रस्ट टकराया। टकराने के बाद वापस क्या मिलता है ये चेक करना है। ध्यान से बात सुनना, क्रस्ट आया है। अब सीन क्या है कि इसके बाद दूसरी वेव बननी चाहिए थी, दूसरी वेव बननी चाहिए थी, पर तुम्हें ध्यान से इमेजिन करना पड़ेगा कि ये इंसिडेंट रे है ना, है ना। अब रिफ्लेक्शन तो होगा जरूर। अब देखो मीडियम बदलेगा तो बच्चे सोचते हैं सर अगर लाइट सेम मीडियम में रहेगी, अगर मीडियम बदलने के बाद भी अगर वाटर में थी एयर में जाएगी तो कैसे रिफ्लेक्शन होगा? फिर तो आगे जाएगी। बच्चा तो खुद देख, अब जैसे ही आगे जाएगी, यहाँ का मीडियम पानी था, जैसे ही बाहर चलेगी एयर आ गया तो ये बाउंड्री पे आके टकरा है ना, तो कुछ आधा बाउंस बैक भी होगा और आधा आगे भी जाएगा। तो रेयर मीडियम के अंदर भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, समझा। तो साउंड अगर लिक्विड से एयर में भी ट्रैवल कर रही है ना, तो एयर तो मीडियम है वहाँ पे, कोई रिफ्लेक्शन के लिए है ही नहीं। पर बच्चा रिफ्लेक्शन होगा ज़रूर, क्योंकि ये बाउंड्री है उसकी, ये लिक्विड था, इसके बाद एयर शुरू हो रहा है तो यहाँ तो रिफ्लेक्शन होगा। अगर मान ले एयर से एयर में कुछ भी नया हो गया तो ये भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, समझे। क्योंकि ये वेव की बात हो रही है, वेव की, नॉट अ लाइट की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? वेव की। वेव क्या एनर्जी ट्रांसफर है ना, तो टकरा के वापस भी तो आएगा, इसलिए। अब मुझे इतना पता है कि रिफ्लेक्शन तो होगा जरूर, तो वेव तो उल्टी होगी जरूर। तो तुम्हारे बुक में ना बहुत अजीब अजीब किया गया है, तो समराइज कर रहे हैं। देखो समराइज कैसे कर रहे हैं, यहाँ समझ में आता है कि वेव वेलोसिटी क्या है? रिवर्स। वेव वेलोसिटी क्या होगी? रिवर्स। वेव वेलोसिटी इज रिवर्स। ये उल्टा होगा जरूर, है ना। इनकी वेव राइट में आ रही थी ना, अब कहाँ जाएगी? लेफ्ट में जाएगी। अब देखते हैं क्या होना चाहता है, क्या होगा इसके साथ। अब ये क्रस्ट वाला पार्टिकल था ना, क्रस्ट वाला पार्टिकल था, ये ट्राई करना क्या चाह रहा है कि क्रस्ट नीचे आया तो नेक्स्ट वेव क्रस्ट के बाद क्या बनती है? ट्रफ बनती है। तो ये ट्राई करना चाह रहा है कि ऊपर जाऊं, है ना। ट्राई करना चाह रहा है ऊपर जाऊं, पर ऊपर जा पाएगा नहीं। उसका पार्टिकल चाह रहा है कि ऊपर जाऊं, पर जा नहीं पाएगा। क्यों? डेंसर मीडियम है। तो ये पार्टिकल पे, इस मीडियम पे ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? ऊपर की तरफ एक फोर्स। तो ये पार्टिकल इस मीडियम पे क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है। उसको क्या मिलेगा? उसको रिएक्शन। अब वो एक्शन ऊपर की तरफ करना चाह रहा है, पर रिएक्शन कहाँ मिलेगा उसको? नीचे। क्या मिलेगा? नीचे। तो ये वेव ऊपर जा नहीं पाएगी तो कहाँ जाएगी? नीचे ही जाएगी। अब पार्टिकल जाना चाह रहा था ऊपर, पार्टिकल कहाँ गया? नीचे। तो ये हो गई ऐसे, है ना। पार्टिकल को जाना था ऊपर, पार्टिकल गया क्या ऊपर? नहीं मेरे भाई, कहाँ आ गया? नीचे। तो यहाँ मतलब क्या है कि पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या हो गई? रिवर्स हो गई ना। तो यहाँ क्या आएगा? पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी इज रिवर्स। अब देखो क्रस्ट टकराया तो क्या मिला है? ट्रफ मिला है ना। क्या लिखना पड़ेगा? इन डेंसर मीडियम, इन डेंसर मीडियम, इन डेंसर मीडियम crust is reflected as trough, trough। ठीक है, और वाइस वर्सा।
ट्रफ, ट्रफ और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर ट्रफ आया तो क्रस्ट जाएगा, इसलिए लिखा वाइस वर्सा, फोर्थ वाला। अब इसका फेस का चेंज, अब देखो ये क्रस्ट बना है, ये ट्रफ बन गया है, तो ये फेस ऊपर है और ये फेस पाथ नीचे है, तो पता होना चाहिए कि ये ऐसा होता है, तो ये तुम्हारा 0, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और ये होता है 2π। तो मेरे पास इतना लूप है, और इसके बाद ये लूप नहीं है ना मेरे पास, आधा लूप। देखो ये ऊपर वाला लूप था ना, अब डायरेक्ट आधा लूप दिख रहा है मुझे ये, तो उसके बाद सीन क्या है कि ये लूप पूरा गायब है ना ऐसे, तो एक लूप पूरा गायब है, मतलब कितना गैप आ रहा है, गैप आ रहा है पाई का। तो यहाँ क्या आएगा, फेज इज डिफर बाय पाई। हो गया। अब एक मेन हिंट है कि यार पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स हो सकती है, कब होगी? वेव तो रिवर्स सब में होगी, मीडियम कोई भी हो, क्योंकि वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी ना, पर पार्टिकल रिवर्स कब होगा? अब देख, पार्टिकल दबाने का ट्राई करेगा, पर उसको रिएक्शन कब मिलेगा उसका, क्योंकि एक्शन तो उसने किया। रिएक्शन कब मिलेगा? जब मीडियम थोड़ा डेंसर रहेगा तब, क्योंकि वो धक्का देना चाह रहा है डेंसर मीडियम को आगे, पर धक्का दे पाएगा नहीं, इसलिए उसका एक्शन तो करेगा। रिएक्शन कहाँ मिलेगा उसको? उल्टा। इसलिए वो डेंसर मीडियम रहेगा ना, तभी तेरा पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स आएगा, उसके बिना आने वाला। अब यहाँ मीडियम आता है एरर, मीडियम कौन सा आएगा? मान ले मीडियम आ गया एरर। अब बारी आ गई मीडियम की, ये आ गया रेरर मीडियम। कौन सा मीडियम है? रेरर। ठीक है। अब यहाँ से एक वेव आई, मान लेते हैं कि अभी भी वो आई है क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट ये है। अब ये पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है, जा पाएगा क्योंकि मीडियम कौन सा है? रेरर है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है कि वेव वेलोसिटी रिवर्स हुई है, ऑफ कोर्स होगी, है ना? रिवर्स तो हुई ना वेलोसिटी। तो यहाँ लाइन मार देता हूँ तुम्हारे लिए कंफ्यूजन ना है, ये अलग है ये अलग है। हाँ, तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वेव वेलोसिटी रिवर्स होगी 101%, क्योंकि वो तो उल्टा होगा ही ना। वेव वेलोसिटी इज रिवर्स, पर इस बार सीन ये होगा कि पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल नीचे जाना, सॉरी ऊपर जाना चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है, तो ऊपर जाएगा। कौन रोक के दिखाएगा उसको? रोक पाएगा नहीं ना कोई, तो जाएगा। तो यहाँ पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स हुई क्या? नहीं हुई। तो ये जैसा था वैसा ही बाउंस बैक आकर वापस मिलेगा, ये आया ये गया। तो यहाँ क्या है? पार्टिकल वेलोसिटी इज नॉट रिवर्स। भाई हुई ही नहीं रिवर्स ना, क्योंकि मीडियम क्या था? रेयर। जब भी डेंसर मीडियम आएगा, पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स होगी ही होगी, समझा ना? वो होगी ही होगी, बनता है उसका होना। तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या है? इज नॉट रिवर्स, क्योंकि यहाँ मीडियम कौन सा है? रेयर है। और थर्ड पॉइंट, इन रेयर मीडियम, इन रेयर मीडियम, इन रेयर मीडियम crust is reflected as crust, है ना? और वाइस वर्सा बोल सकते हो, नहीं ठीक है काफी। चलो अब लास्ट में इसका कुछ फेस चेंज हुआ ही नहीं, क्योंकि एक लूप, वही लूप नीचे वापस आया ना, तो क्रस्ट क्रस्ट वापस आया, तो क्या है? फेज डिफरेंस है 0, फेज डिफरेंस इज 0। हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। इतना ही 2 मार्क्स के लिए पूछेगा, 2 मार्क्स से लिख देना, बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, समझे? क्योंकि बहुत तड़ा का समराइज किया गया, उतना सब कुछ क्यों दिया गया पता नहीं, पर दिया तो गया है, समझे? अब मेन खेल शुरू होता है इसके बाद, क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, लॉन्जिट्यूडिनल वेव। अब करते हैं इसका खेल। अब लॉन्जिट्यूडिनल वेव में क्या आते हैं? कंप्रेशन आते हैं और रेयरफेक्शन आते हैं। आई होप सो ये बात पता है। क्या आते हैं? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। तो ये मेरी आ गई यहाँ पे। अब मान लेते हैं कि यहाँ टकराया, कंप्रेशन टकराया। क्या टकराया? कंप्रेशन। ये कंप्रेशन
ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, रेयरफेक्शन। स्मॉल बना देना इसको, स्मॉल, समझ जाएगा वो। चलो यार थोड़ा सा उल्टा करना फिर, कंप्रेशन तो छोटा बना देना, रेयरफेक्शन देता हूँ। जब एग्जाम में आएगा तो थोड़ा स्मॉल बना देना, कंप्रेशन छोटी लाइन बना देना, छोटी लाइन। ये कंप्रेशन हो गया, ये आएगा रेयरफेक्शन, समझ जाएगा सामने वाला। फिर ये कंप्रेशन, फिर ये रेयरफेक्शन। आई होप सो समझ जाएगा अभी वो, ठीक है। अब मीडियम तुम्हारा डेंसर है, मीडियम क्या है, डेंसर। तो ये कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, ठीक है। अब सीन क्या है कि मीडियम डेंसर है। मीडियम डेंसर बोलते ही ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल दबा ना जाएगा ऊपर, दबा पाएगा नहीं, तो रिएक्शन मिलेगा उसको, हाँ। तो पार्टिकल जाना चाहेगा ऊपर, पर कहाँ जाएगा, नीचे। तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, रिवर्स। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है कि यहाँ पे वेव वेलोसिटी भी रिवर्स है और पार्टिकल वेलोसिटी भी क्या है, रिवर्स। क्यों, मीडियम कौन सा है मेरे भाई, डेंसर है। वेव वेलोसिटी क्या है, रिवर्स। सेकंड क्या है पॉइंट, पार्टिकल वेलोसिटी भी क्या होगी, रिवर्स। सेम पॉइंट लिखा है जो पहले लिखा था, दोनों पॉइंट दिख रहा है, दो पॉइंट वही लिखे हैं, पार्टिकल वेलोसिटी इज रिवर्स, वेलोसिटी इज रिवर्स। अब हुआ क्या कि ये साउंड है ना भाई, साउंड है। अब वो मीडियम डेंसर है तो सारे आके चिपक जाएंगे। अगर सारे लेयर आके चिपक गए तो चिपक के वापस आगे आगे जाएंगे ना। अरे ये साउंड लेयर है ना, वाइब्रेशन है ना, सारे ऐसे करते 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 सारे आके चिपक जाएंगे यहाँ पे। सारे यहाँ पे चिपक के तो ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। तो मतलब अगर सारे ऐसे आके चिपक गए तो ऐसे ही चिपक के बाहर निकलेंगे ना। तो चिपक के बाहर तो वापस क्या मिलेगा तुझे, कंप्रेशन ही मिलेगा। तो ये आया तेरा कंप्रेशन, फिर क्या, रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, है ना। तो कंप्रेशन आया था, कंप्रेशन ही गया, वापस तुझे मिला क्या है, रेयरफेक्शन मिला। ये क्या है, रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, और फिर ये रेयरफेक्शन, ये, ठीक है। अब डायग्राम बना थोड़ा बड़ा बना था तुम्हारे लिए, चलो ठीक है, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। भाई क्या सीन है, ठीक। चलो आई होप सब ठीक है, ठीक है। अब यहाँ तो समझ गया कि आज कंप्रेशन आ रहा है तो वहाँ पे जा भी क्या रहा है, कंप्रेशन आ रहा है। तो लिखो यहाँ पे, इन डेंसर मीडियम, इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम कंप्रेशन, कंप्रेशन is reflected as, reflected as compression। जो आएगा वही जाएगा मेरे भाई, वही जाएगा। और फोर्थ वाला पॉइंट, फेज डिफरेंस। कंप्रेशन है, कंप्रेशन ही गया है, फेज डिफरेंस क्या है, जीरो ना। फेज डिफरेंस इज जीरो। जो हो रहा है वो ध्यान से लिखो, याद करने कोई चीज नहीं है इसमें। अब मीडियम बदल देंगे, मीडियम क्या आएगा, अरे मीडियम क्या आएगा, मीडियम आएगा तुम्हारा रेरर। कौन सा मीडियम आएगा, रेरर आएगा। ठीक है। अब ड्रॉ करते हैं और एक, अब मीडियम आएगा रेरर। तो मीडियम रेरर बोलते ही बच्चे समझ गए हैं कि पार्टिकल वेलोसिटी नॉट रिवर्स, जैसा है वैसे जाएगा, और वेलोसिटी क्या होगी, रिवर्स। तो लेता हूँ पहले ही पॉइंट, वेव वेलोसिटी क्या है, रिवर्स। मीडियम हो गया रेरर ना, तो वेव वेलोसिटी क्या आ गई, रिवर्स आ जाएगी, ये तो कन्फर्म है। और सेकेंड पॉइंट क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी इज नॉट रिवर्स, पार्टिकल वेलोसिटी इज नॉट रिवर्स। अच्छा, नॉट रिवर्स, है ना। इसके बाद वो कैसे सीन कर रहा हूँ। अब चलो ये आ गया कंप्रेशन, मान ले कंप्रेशन ही आया, मान लेते कंप्रेशन ही आया, और ये आ गया उसका रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन,
फिर रेयरफेक्शन। आई होप सो सारी कहानी एंड है। कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। अगर कंप्रेशन आया है तो वापस क्या मिलेगा चेक करना चाहिए, पर इस बार मीडियम कौन सा है, रेयरर है। अब जब रेयरर की बात करोगे तो पता है कि यहाँ कंप्रेशन है तो यहाँ उल्टा रेयरफेक्शन आएगा, पर क्यों? अब देखो मीडियम दबाना चाहेगा, पर दबा आराम से लेगा, क्यों? क्योंकि मीडियम कौन सा है, रेयरर है, तो दबा लेगा। तो जब निकलेगा तो मीडियम थोड़ा ऊपर बेंड हो जाएगा, ऊपर बेंड हो गया तो वापस क्या निकलेगा, रेयरफेक्शन निकलेगा। तो वापस क्या निकलेगा, रेयरफेक्शन। तो यहाँ लंबी लाइनें शुरू हो जाएंगी, ये आ गया रेयरफेक्शन, फिर क्या आया, कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर छोटी लाइन आएंगी, फिर क्या है, खत्म। दिख रहा है? तो कंप्रेशन आया था, वापस जाके आ रहा है रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर क्या, रेयरफेक्शन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इन डेंसर मीडियम, इन डेंसर मीडियम, इन डेंसर मीडियम compression is reflected as rarefaction। लास्ट में कंप्रेशन का क्या रेयरफेक्शन हो गया ना, तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी फेज कितना आएगा, फेज में चेंज आएगा ना, फेज इज डिफर बाय, अरे कंप्रेशन का रेयरफेक्शन हो गया तो डिफर तो आएगा ना, फेज डिफर बाय पाई, ऑफ कोर्स पाई। कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ठीक है, हो गया यार। रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव हो गया, बढ़िया है। 2 मिनट सांस लेता हूँ, जरा 1 मिनट रुक जाओ बस, थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड थोड़ा पॉज करता हूँ। चलो भाई, हो गया। चल, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव हो गया। अब तुम्हारा शुरू होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या शुरू होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब नाम समझना है कि सुपरपोजिशन आखिर क्या होता है। मेरी गारंटी है कि ये तुझे याद हो जाएगा मेरे बोलने के बाद, गारंटी। मैं बोलूंगा, मेरे खत्म होगा, तुझे वो लॉ याद हो जाएगा, प्रिंसिपल याद हो ही जाएगा, गारंटी। ध्यान से पहले एक बात सुन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करने के लिए 2 वेव चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं, 2 वेव। ध्यान से बात सुनना, डायग्राम यहां बनाते हैं। एक वेव से कभी भी सुपरपोजिशन होने वाला है नहीं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होने वाला नहीं है। मिनिमम 2 वेव चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या है कि ये कोई पार्टिकल है, यहां से कोई तो एक वेव आई है इस पॉइंट पे, तो इस पार्टिकल का इस वेव जो डिस्प्लेसमेंट कराया है, वो मान लेते हैं जो कराया डिस्प्लेसमेंट वो कराया x1। कितना कराया, x1। अब एक से तो हुआ नहीं, अब क्या हुआ कि इसी पॉइंट पे साइमल्टेनियसली और एक वेव आई है, ठीक है। अब ये वेव का जो डिस्प्लेसमेंट इसका तो x1 था, है ना। अब इसने इसका डिस्प्लेसमेंट कराया, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कराया ऐसे, ये कराया x2। अब तुम लोग मुझे बताओ कि जो फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट x1 था, जो सेकेंड वेव का डिस्प्लेसमेंट x2 है, वो x2 x1 पे डिपेंड करेगा क्या, डिपेंड करेगा क्या? क्योंकि अगर x1 मान लो कि 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट कराया है, तो अगर x2 क्या अपना 10 करा रहा था, तो 5 से क्या कम कर देगा, 5 उसको अपोज कर देगा, नहीं ना। अगर x1 अपना 5 कर रहा है तो x2 अपना 10 करेगा ही करेगा, वो थोड़ी डिपेंड करेगा उस पर। समझा? जब छोटा भाई ऑलरेडी था, सॉरी बड़ा भाई ऑलरेडी था, तो छोटा भाई आ गया तो क्या घर वालों का मोहब्बत कम हो गई बड़े भाई के लिए, कम हो गई? नहीं ना, सेम रही ना। मत बोलना सर कम हो जाती करके, ऐसे कम हो जाती मत बोलो यार, कुछ ही बोल रहे थे बक। मैंने क्या कहा, ऐसा कभी नहीं कम हो सकती ना, तो ये पहले से ऑलरेडी था, तो इसके आने से उसे इम्पैक्ट कम हुआ क्या? नहीं, वो तो अपना इम्पैक्ट करेगा ना लाइफ पे, समझे? तो हुआ क्या कि दोनों आ गए। देखो क्या लिखा मैंने, कुछ नहीं, जो किया वही किया। अब तुझे करना क्या है, x1 x2 को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। ऐड कैसे करता है, कैसे करेगा, 2 वेक्टर दिख रहे हैं ना, वो 2 वेक्टर को ऐड कैसे करेगा, वेक्टर एडिशन। क्या करेगा, वेक्टर एडिशन। बनाते हैं पैरेलल लॉ, बनाते हैं ना, बने तो पैरेलल लॉ, तो क्या बनेगा, ये आएगा। तो ये क्या है, x। कैसे लिखा, सुपरपोजिशन करने के लिए 2 से ज्यादा वेव चाहिए,
दो से ज़्यादा वेव चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, तो क्या लिखूंगा, when two or more wave traveling through a medium arrive at point of medium simultaneously, कहा था कि एक के बाद एक आएंगे। when two or more wave travel through a medium arrive at point of medium simultaneously, each wave produces own displacement, each wave produces own displacement, इसने अपना किया, इसने अपना किया, each wave produces own displacement and independently of the other, है ना, each wave produces own displacement independently of the other, बोलो independently of the, मैं कहा था इसका स्पीड डिपेंड करता नहीं है ना। when two or more wave travel through a medium arrive at point of medium simultaneously, each wave produces own displacement independently of the other. resultant displacement at that point is equals to vector sum of all displacement. Resultant displacement at that point is equals to vector sum of all displacement is called principle of superposition. क्या ही हलवा था सोच। अब तुझे यहां लिखता हूं तेरे लिए, when two or more wave travel, when two or more wave travel through a medium, travel through a medium, travel through a medium, arrive at point of medium simultaneously, point of medium simultaneously, each wave produce its own displacement, कहा था its own displacement, और दोनों डिपेंड करने वाले नहीं भी थे भी नहीं, own displacement independently of the other, independently NDP भी नहीं दिख रहा शायद से तुम लोग को, independently of the other, हाँ independently of the other. resultant displacement याद आया, resultant displacement, resultant displacement क्या था, वेक्टर सम at that point, resultant displacement at that point is equals to vector sum of all displacement. हो गया। अब ये तेरा प्रिंसिपल था। अब इस डायग्राम को तुम लोग ड्रॉ करोगे तो भी ठीक है, चाहे एग्जाम पूछेगा 2 मार्क्स के लिए, तो इस डायग्राम को ड्रॉ करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, चॉइस इज अप टू यू, तुम्हारे पर पूरा निर्भर करता है, मर्जी तुम्हारी होती है, ठीक है। ड्रॉ करोगे तो भी ठीक, नहीं ड्रॉ करोगे तो भी ठीक। अब मुझे यहाँ थोड़ा बहुत बताना है तुम लोग को, तुम्हारे पास दो तरह के सुपरपोजिशन आते हैं, दो तरह के सुपरपोजिशन आते हैं, एक आता है कंस्ट्रक्टिव, एक आता है डिस्ट्रक्टिव। दिखाता हूँ कैसे। अगर ये एक वेव है, चलो तुम्हें पहले एक्सिस ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो थोड़ी सी अजीब एक्सिस बन रही है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन पकड़ते हैं, ये एक वेव है, ठीक है, ये एक वेव है। अब सीन क्या है कि ये वाला पार्टिकल को ये वेव ऐसे ऊपर लेके जा रही है ना। अब मान लो कि दूसरी वेव भी सुपर इम्पोज हो गई, इसका जो एम्पलीट्यूड था वो था A1। अब सीन क्या है कि थोड़ा वेव नीचे ले लेता हूँ इस वेव को,
ठीक है, इतना आ गया। अब देखो कैसे, इसके ऊपर ही मुझे एक और वेव सुपर इम्पोज करनी है। मान लो ये वेव उसके ऊपर ही टकरा गई ऐसे, तो क्रस्ट के ऊपर ही क्रस्ट टकरा गया और ट्रफ के ऊपर ही ट्रफ टकरा गया। सीन क्या है, जो इस वेव का एम्पलीट्यूड रहेगा, मान लेते हैं उसका एम्पलीट्यूड कितना है A2, कितना है A2। अब क्रस्ट पे क्या कोइंसाइड हुआ है, क्रस्ट पे क्या हुआ है क्रस्ट, और ट्रफ पे क्या हो गया ट्रफ। अब लॉजिक क्या लगाओगे कि दोनों पार्टिकल कहाँ लेके जा रहा है, ऊपर ही लेके जा रहा है। अब करना क्या होता है, वेक्टर सम, वेक्टर सम ही है। अब 5 से ऊपर जा रहा है, एक पार्टिकल लेके जा रहा है, दूसरा 7 से जा रहा है, तो पार्टिकल कितने से ऊपर करेगा, 12 से। तो 12 कैसे लिखा तूने, 5 + 7 किया। तो मैं भी यहाँ पे यही करूंगा कि जो उसका एम्पलीट्यूड रहेगा वो हो जाएगा A1 + A2। अब तुझे लगेगा कि एम्पलीट्यूड क्या हो चुका है, मैक्सिमम। तो इस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जब रहेगा, इसको ये बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब ये कब बनता है, जब तुम्हारा क्रस्ट और ट्रफ कोइंसाइड, क्रस्ट क्रस्ट कोइंसाइड होता तब, और ट्रफ ट्रफ कोइंसाइड होता तब। जब इसकी जो वेव बनेगी वो वेव कुछ ऐसे बन जाएगी, बड़ी वाली। आई होप सो, हाँ बात समझ गए होगे। क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड होगा डायरेक्ट बड़ा हो जाएगा ना, इतना बड़ा, समझे। अब ये तुम्हारा रहेगा ए। अगर मान लो बाई चांस दोनों एम्पलीट्यूड क्या हो गए सेम, A1 भी और A2 भी दोनों ए हो गए, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा वो हो जाएगा ±2a। दोनों को ऐड कर दोगे ना, a + a कितना होगा, 2a हो जाएगा। तो याद रखना कि कंस्ट्रक्टिव का आंसर कितना आता है, ±2a। ठीक है, अब देख स्टोरी में और क्या क्या ट्विस्ट करते हैं, डालते हैं हम लोग, कोई दिक्कत। अब आगे सुनो, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कोई दिक्कत नहीं। अब और एक वेव लेते हैं, ठीक है। अब ये वाली वेव इस पार्टिकल को ऊपर लेके जा रही है, ठीक है। मान लेते हैं इसका जो डिस्प्लेसमेंट A1 है, ये A1 है 10, कितना है 10, 10 है पक्का 10। अब जो दूसरी वेव है, दूसरी वेव इस पार्टिकल को ही, सेम पार्टिकल को ही, ठीक है, जो दूसरी वेव है इसको कहाँ लेके जा रही है, नीचे लेके जा रही है। उसका एम्पलीट्यूड A2 है। अब मान लो ये 10 था ऊपर वाला, और ये है तुम्हारा 13, कितना है 13, ऊपर ऊपर कितना है 10, नीचे कितना है 13। तो जो मुझे किसी ने पूछा कि इसकी जो वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो साफ साफ बोल दूंगा, ऊपर 10 है नीचे 13 है, तो ये 3 से नीचे मूव करेगी, 3 से नीचे मूव करेगी, तो जो वेव बनेगी वो छोटी सी बन जाएगी। क्योंकि 10 की इतनी थी, इसकी इतनी थी, तो 13 का 3 की छोटी सी बन जाएगी ना, इतनी छोटी सी बन जाएगी। तो ये तुम्हारी हो गई। अब तुमने क्या किया है, वेव को तोड़ दिया है भाई, तोड़ दिया। पहले क्या था, कंस्ट्रक्ट कर दिया था, इसलिए क्या नाम दिया, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तूने तोड़ दिया, तोड़ने का मतलब क्या है, डिस्ट्रक्ट कर दिया है, इसलिए उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ये कब बनता है, जब तुम्हारा हेडिंग डाल दो तुम्हारे लिए, पहले लिखा कि मैंने कंस्ट्रक्टिव लिखा। अब इसका थोड़ा यहाँ स्लैश मार देता हूँ, लाइन मार देता हूँ कि बच्चे कंफ्यूज ना हो इस चीज़ में, ये अलग है, ठीक है। अब ये कब बना, जब तुम्हारा क्रस्ट और ट्रफ कोइंसाइड हुआ तब। अब इसका नाम क्या दिया, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव डिसेप्टिकॉन्स। क्या मैं क्या बोला चाह रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, पक्का। चलो, अब इसका एम्पलीट्यूड किसी ने पूछ दिया, साफ साफ लिख दूंगा ना, क्या आएगा A1, सॉरी A2 - A1 आएगा, क्योंकि तुम्हारा A2 बड़ा था, है ना। अब किसी ने बोल दिया, ये लिख तो दिया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देख मैं बोलता हूँ दोनों की, अगर दोनों बोलता हूँ दोनों एम्पलीट्यूड सेम हो गए, A1 A2 भी सेम हो गया, अगर ये भी A1 10 है A2 भी 10 है, तो वेव तो बनेगी ही नहीं, ये तो सिर्फ खाली हो जाएगा ऐसे। तोड़ दिया तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, दोनों भी क्या है सेम है, तो आंसर क्या आएगा 0। A1 = A2 = क्या हो गया A, तो आंसर कितना आएगा 0, है ना। तो यही केस है। अब सवाल आता है इसका फेज डिफरेंस कितना है। देखो यहाँ पे तुम्हारा लिखता हूँ फेज, फेज डिफरेंस, और यहाँ भी लिखता हूँ फेज डिफरेंस। फेज का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक वेव कब बन सकती है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्ट में सीन क्या है कि फेज डिफरेंस देखो कुछ भी है ही नहीं, 0 है। अरे हाँ है ना, अरे ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी तो ऊपर ही है, डिफरेंस 0 है। अब एक वेव शुरू कब होती है, 2π के बाद शुरू होती है ना। तो नेक्स्ट वेव भी कहाँ 2π के बाद ही आ रही है ना नेक्स्ट वेव, तो इसका के बाद क्या आएगा 2π, फिर क्या आएगा 4π,
फिर 6 पाई, फिर 8 पाई, है ना? समझ में आ रहा है ना? तो ये फेज डिफरेंस है इसका। अब फेज डिफरेंस इसका देखो, जैसा नोटिस कर रहे होगे कि इसका फेज डिफरेंस कितना आ रहा है। देखो कि एक लूप ऊपर एक लूप नीचे है, दिख गया कितने का गैप है, पाई का है ना? एक वेव कब शुरू हो रही है, अब एक वेव के बाद गैप कब आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो एक वेव के बाद जो गैप शुरू हो रहा है वो 3 लूप बाद आ रहा है, एक पाई, दूसरा पाई और तीसरा पाई। तो गैप शुरू हो रहा है 3 पाई के बाद, पहला पाई पे आया ना, दिख रहा नहीं गैप, शुरू यहाँ से हो रही है वेव, तभी तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। अगर शुरू यहीं से कर दोगे डिस्ट्रक्टिव नहीं मिलेगा, शुरू कहाँ से होगा, यहाँ से, पकड़ यहाँ से। तो ये एक पाई, यहाँ का पाई डायरेक्ट यहाँ है, दूसरा पाई, तीसरा वेव यहाँ दिखेगी। तो पाई का गैप दिख रहा है 3 पाई का, एक पाई, 2 पाई, 3 पाई, 3 पाई फिर 5 पाई, फिर 7 पाई, फिर 9 पाई, है ना? ये था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अब सीन क्या है, इसके बाद जो हमें करना है, डेरिवेशन करना है, वो करना है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, जो थंबनेल पे लिखा गया था। अब तक तो वो किया ही नहीं है, अब करते हैं उसको, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव को। करें स्टार्ट, क्या बोलते हैं पब्लिक? अब ये डेरिवेशन क्यों दिया गया है, क्यों दिया गया, ऐसा क्या है डेरिवेशन में? बच्चा ये सिनेरियो ऐसा है कि तेरे पास दो वेव सुपर इम्पोज तो होंगे, पर वो ना ही कंस्ट्रक्टिव होंगे ना ही डिस्ट्रक्टिव होंगे, वो कुछ आर्बिट्री शेप के होंगे। ये ना ही कंस्ट्रक्टिव है, ना ही डिस्ट्रक्टिव है, ना ही डीएनए है, डीएनए भी नहीं है भाई, ये क्या है, कुछ भी नहीं है ये। तो इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा वो चेक करना है। मुझे पता कंस्ट्रक्टिव एम्पलीट्यूड क्या होगा, ऐड, डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, माइनस। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा वो चेक करना है हमें, समझे? उसका एम्पलीट्यूड चेक करना है। तो चेक करने के लिए देखो क्या किया है कि ऐसे दो वेव चुने, ऐसे वेव दो चुनेंगे जिसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, डिफरेंट। तो जो ऑरेंज वाले का एम्पलीट्यूड मान लेंगे A1 है, ब्लू वाले का मान लेंगे A2 है। दोनों का एम्पलीट्यूड तो डिफरेंट है, दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, पर टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सब सेम रहेगा, पर फेज का गैप रहेगा, फेज का गैप रहेगा। एक का फेज 0 मान लेंगे, एक का फेज कुछ तो मान लेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल इसका एम्पलीट्यूड कितना है, A1, इसका कितना है, A2। दिख रहा है एक आगे एक पीछे है, कितने से आगे पीछे, तो 5 से, 5 से। कंसिडर टू वेव्स of same frequency, same period, but different amplitude and phase is also differ by phi. Consider two waves of same frequency, same period, same frequency, same period, but different amplitude A1 and A2, different amplitude A1 and A2, and phase is also differ by phi. तो ये अपनी शुरुआत है, ये अपनी शुरुआत है। तो शुरुआत करते हैं। मुझे पर्पल कलर दिखा नहीं यार बहुत दिनों से, देखूंगा पर्पल कलर। चलो, हाँ, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, बढ़िया है, बढ़िया था गुरु। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, सोचना नहीं सर को छोड़ दिया क्या आपने भाई, हर एक चीज बताई मैंने, तो फिक्र करी मत। अब हम लोग लास्ट में जो आंसर आएगा ना उसमें मैच के देखेंगे, जीरो पुट करने पे कंस्ट्रक्टिव मिलता है कि नहीं मिलता है, एम्पलीट्यूड निकालेंगे ना पूरा। हम लोग ऐसे वेव का एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं, हम लोग ऐसे दो वेव है ना उनका एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है? ना ही कंस्ट्रक्टिव ना ही डिस्ट्रक्टिव है, तो उनका वो रिजल्टेंट इक्वेशन मिलेगा मुझे। तो रिजल्टेंट इक्वेशन में फाई अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो मुझे कंस्ट्रक्टिव मिलता है कि नहीं मिल रहा है चेक करेंगे। फाई के लोग अगर पाई बाय पाई पुट करता हूँ, पाई दिख रहा है ना, ये पाई है, पाई पुट करता हूँ डिस्ट्रक्टिव मिलता है कि नहीं मिलता है वो चेक करेंगे। तो ये काम करना है आप लोगों को, एग्जाम में आएगा तो इतना लिखना अपने सुपरपोजिशन बस। चलो, कंसिडर 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 two waves of same period, time period same है, same period and same frequency but different amplitude A1 and A2, A1 and A2, ठीक है? and A1 and A2 phase is also differ by phi, phase is also differ by phi, phase भी differ कर रहा है पर कितने से, phi से। तो ये आ गया, इक्वेशन लिखता हूँ, तो ये आएगा इक्वेशन y1 इज इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी, इसका फेज कितना है, ओमेगा टी।
दूसरे का फेज लिखता हूँ y2 इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, चलेगा। इसका फेज कितना है ओमेगा टी, इसका फेज कितना है ओमेगा टी प्लस फाइव। तो एक का फेज फाइव क्या है 0, एक का फेज कितना से लीड कर रहा है 5 से आगे है, तो काम खत्म है। शुरू करो खेल को, फिर शुरू करते हैं। अब क्या ही है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या ही करना होता है, आईडी करना होता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सेम काम हमने किया हुआ है ऑसिलेशन में कंपोजिशन ऑफ टू सिस्टम के वक्त। तो ये क्या आएगा, मैं नीचे बैठ गया हूँ, कहीं गया नहीं हूँ। y इज इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू, सोचना भी मत सर के हाथ कहाँ, सिर्फ हाथ दिख रहे हैं, सर कहाँ चले गए। तो ये आएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस ये आएगा a2 और ये आएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, दोनों लिख दिए। अभी क्या ही बचेगा स्टेप में, एम्पलीट्यूड जोड़ना है। अब लॉजिक क्लियर रखो यार दिमाग में ना आंसर ओपन रखो कि ये एक वेव है, ये एक वेव है, तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगी, वेव ही मिलेगी ना। ऐसा तो नहीं यार कि यार वेव थी ऐड करने के बाद कुछ आम अचार मिल गया, कुछ नहीं मिलेगा यार, वेव ही मिलेगी। तो यार वेव मिलेगी तो क्या ही टेंशन है। चलो छाप लो। अब y लिखा है ना, y लिखा, देखो कैसे अरेंज कैसे करते, देखो ध्यान से अरेंज करने से शुरू करते हैं। हाँ देखो, अब y1 a1 साइन ओमेगा टी लिखा, चलेगा, प्लस ये भी लिख दिया। अब प्लस a2 है, a2 भी लिख दिया। अब करता कहाँ देखो यहाँ पे, ये साइन a प्लस भी दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है साइन a प्लस। तो नीचे लिखता हूँ तुम्हारे लिए, बच्चों को साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पता नहीं होता क्या करेंगे, लिखता हूँ फॉर्मूला साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। डन है। अब अप्लाई करते हैं, अप्लाई करना टफ नहीं होगा, टफ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये दिख रहा है ये तुम्हारा क्या है a है, ये तुम्हारा क्या है b। मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरे पीछे बोलो, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बोलो बस। तो ये आएगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। कोई दिक्कत? अप्लाई किया बस। अब आगे a2 बाहर दिख रहा है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a2 बाहर दिख रहा है मल्टीप्लाई कर दो। तो ये a1 साइन ओमेगा टी ऐसे ही रहेगा, प्लस ये a2 साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस फाइव। क्या कहा, a2 इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा ना, प्लस ये a2 कॉस ओमेगा टी और ये साइन फाइव ऐसे ही। कोई दिक्कत? इसके बाद के स्टेप पे ध्यान दो, क्या करता हूं सर, शायद आप कॉपी कर रहे हो। हाँ कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी क्यों करना चाहिए दिखाता हूँ, कॉपी क्यों कर रहा हूँ ये भी दिखाता हूँ, कॉपी क्यों कर रहा हूँ ये भी दिखाता हूँ। क्योंकि ये ब्रैकेट डालना है मुझे, दिख रहा है, ये पूरे को डाल दिया ब्रैकेट, इसको डाल दिया अलग से ब्रैकेट, कुछ गलत किया नहीं ना, ब्रैकेट डाला है बस। क्यों ये ब्रैकेट दिया, देख ये साइन ओमेगा टी वाला एक तरफ करना था, पर ऑलरेडी एक तरफ मिल गया था, नसीब था मेरा, वही स्टेप थी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी वाला एक तरफ, फिर कॉमन निकल जाएगा। क्या कॉमन दिख रहा है, साइन ओमेगा टी कॉमन है तो ले लो बाहर, तो ये आ गया साइन ओमेगा टी बाहर, है ना। अंदर क्या बचता है a1 प्लस a2 और ये आया कॉस फाइव प्लस। अब देखो यहाँ पर भी ऐसे करता हूँ कि कॉस ओमेगा टी को अलग लिखता हूँ, और ये a2 साइन फाइव लिखा है ना, इसको ऐसे लिखता हूँ। कुछ गलत किया बताओ, कुछ गलत किया क्या? बस अलग अलग लिखा, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। अब ध्यान से सोचो कि कोई एक वेव है, तो उसका जब तक मीडियम नहीं बदलेगा तो उसका एम्पलीट्यूड नहीं बदलेगा, एम्पलीट्यूड नहीं बदलेगा। और कोई वेव में अगर फेज का डिफरेंस है, कोई आगे पीछे है, तो दोनों की अगर स्पीड सेम है तो वो जिंदगी भर के लिए आगे पीछे उतना ही मेंटेन रहेगा। कि अगर कोई वेव π/2 से अगर आगे है तो लाइफ टाइम के लिए π/2 से आगे ही रहेगी, जब तक उसका मीडियम नहीं बदलेगा तब तक। तो उसका a1 और a2 भी क्या है, सेम है, उसका फेज भी क्या है, सेम ही है, कांस्टेंट ही है। तो a1 a2 क्या है, कांस्टेंट है, फाइव भी क्या है, कांस्टेंट है। तो उनको रिप्लेस करके नए दो कांस्टेंट डालेंगे, तुम्हारे पास 3 कांस्टेंट है तो मैं रिप्लेस करके 2 डाल दूंगा। तो लिखता हूँ a1
A1, A2 and phi are constant. Replace with another constant. ये कांस्टेंट मुझे अच्छे लग रहे नहीं है। अच्छे क्यों नहीं लग रहे? अच्छे मतलब अच्छे तो हैं यार, ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ कि नए कांस्टेंट डालने हैं। अब मुझे पता है A1 A2 ये एम्पलीट्यूड है, तो इनको रिप्लेस भी करना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो लिखता हूँ मैं, देखो क्या करता हूँ, A1 प्लस A2 और ये cos phi लिखा, और जो लिख रहा है वो A2 sin phi, उसको भी यहाँ लिखा। तो कैसे करता हूँ, अब A1 और A2 एम्पलीट्यूड है, जो रिप्लेस होगा तो उसके पास भी क्या आएगा, एम्पलीट्यूड ही आएगा, पर उसका रहेगा रिजल्टेंट, है ना। अब फाई को भी रिप्लेस करना है, क्योंकि फाई भी मेरा कांस्टेंट ही है, तो उसके रिप्लेस करने में मुझे एंगल ही चाहिए होगा, क्योंकि फाई भी फिर एंगल ही है, तो इसका रिप्लेसमेंट क्या आएगा, थीटा। क्या आया, थीटा। यहाँ कॉस है तो यहाँ भी क्या आएगा, कॉस ही आएगा ना। तो क्या बन गया, ए कॉस थीटा, थीटा बहुत बड़ा बन गया, ए कॉस थीटा, पक्का। अब इसमें देखो, अब यहाँ ए टू जगह तो ए कन्फर्म है, पाई की जगह थीटा कन्फर्म है, तो यहाँ क्या है साइन, तो यहाँ क्या आएगा साइन। हो गया। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 और इसको दे दो इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 2 दे दो। अब कहानी खत्म करने से जा रहे हैं हम लोग, क्या ही बचता है। अब देखो इसको रिप्लेस कर दो, लिखते हैं यहाँ पे कि ए तुम्हारा क्या है और थीटा तुम्हारा क्या है। ए इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ए क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। मैंने कहा था कि एम्पलीट्यूड तो है पर क्या है, रिजल्टेंट। ए इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड डेल्टा, सॉरी एंड थीटा इज रिजल्टेंट फेज। याद रहेगा, आई होप सो, रिजल्टेंट फेज। चलो चंगा, अब ये स्लाइड थोड़ी छोटी कर दूं क्या, शायद दिखेगा तुम लोग को। ओ दिख रहा है, कैसे दिखेगा यार, हमने दिखा है नहीं अब तक। हाँ अब दिख रहा है शायद से मेरे बच्चों को। चलो चंगा संताड़ियो, दसो पुत्रानो, 10 पुत्रा हेड डाउन काज तो। चलो चंगा है, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। अब यहाँ थोड़ी जगह बाकी है, जगह बाकी है तो उसका इस्तेमाल तो करेंगे ना भाई। चलो हाँ हो गई। अभी जो लिखा है वो पुट करना पड़ेगा, क्योंकि निकाला क्यों है, पुट करने निकाला है। तो ये क्या है, ए कॉस थीटा, ये क्या है, ए साइन थीटा। तो लिख दो, तो ये आएगा वाई लिखा, ये साइन ओमेगा टी ऐसे ही था। अब ये ब्रैकेट में क्या आएगा, ए कॉस थीटा, तो ये आ गया ए कॉस थीटा। डन है। प्लस प्लस क्या है, कॉस ओमेगा टी है, प्लस ये ब्रैकेट क्लोज हो गया ना। चलो ब्रैकेट डालते ही नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं ना, ए कॉस थीटा, डायरेक्ट डालते हैं ए कॉस थीटा प्लस प्लस क्या है, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी छाप लो, कॉस ओमेगा टी छाप लो। उसके बाद क्या है, ए टू साइन फाइव क्या है, ए साइन थीटा, तो ये आएगा ए साइन थीटा। कुछ कॉमन दिख रहा है उसमें से, कॉमन दिख रहा है, मुझे तो सिर्फ ए दिख रहा है। अगर किसी को ओमेगा दिख रहा है, किसी को थीटा दिख रहा है, तो भाई कुछ नहीं हो सकता यार, सिर्फ एक कॉमन दिख रहा है, दूसरा ये मल्टीप्लाई साइन बीच में। हाँ उसके अलावा कुछ कॉमन होगा नहीं। अगर किसी ने थीटा कॉमन लिया है ना, तो मैंने ये एस कॉमन ले लेना भाई, समझा। नहीं पॉसिबल है ना, तो थीटा भी पॉसिबल नहीं है भाई, वो एंगल भी जुड़ा हुआ है, दिख रहा है। और यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, तो सिर्फ बाहर क्या आएगा, सिर्फ ए ही बाहर आ सकता है। तो ए ही बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। वाह 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 वाह, कहीं दिखा दिखा लग रहा है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला ये साइन ए प्लस बी का। चुपका दो, ये आ गया ए, ये आया साइन, ये आ गया ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस थीटा, है ना। तो इसको डाल दो बड़ा सा ब्रैकेट भाई, अब इसको डाल दो बॉक्स में। अब तक एम्पलीट्यूड मिला नहीं है, एम्पलीट्यूड मिला नहीं है, अब तो सिर्फ वेव का इक्वेशन बनाया। मैंने कहा था देखो क्या बदला क्या है, यही इक्वेशन वहां दिख रहा है ना। पर ये ए टू था, ए टू मिट गया यहाँ से, ए टू था, है ना, वही इक्वेशन वहां दिख रहा है।
सब कुछ सेम है, बस ए टू जगह पे क्या आ गया ए, फाइव की जगह पे क्या आ गया थीटा, है ना, वही केस है। अब इसके बाद निकालना होता है एम्पलीट्यूड, जो लिखा ना तुमने ए, वही तो डेरिवेशन का नाम था, तो निकालना है ए, निकालना है, तो डाल देते हैं हेडिंग में, क्या आएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, क्या निकालना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट, भाई अजीब लग रहा है क्या, नहीं ना, एक ही बार लिखता हूँ उसके बाद नहीं लिखता, टेंशन मत लो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। चलो अभी गायब करते हैं इसको, अजीब है तो गायब करते हैं ना। लाइट वाला पेन तुम्हारे लिए, लाइट तुम्हें दिखा देता हूँ कि लाइट जलेगी तुम्हारे लिए, भग भग करेगा लाइट ये, चलो हर चीज़ यूज़ करनी चाहिए ना भाई। चलो गायब हो जाएगा, दो दो सेकंड, टेंशन मत लो। अब जो इक्वेशन लिखा था, इक्वेशन लिख दो, लिखा था ना, यहाँ लिखा था ए कॉस थीटा, पहले कॉस साइन था, हाँ कॉस ये, तो पहले तुम्हारे पास ए कॉस थीटा है, उसको क्या लिखा था ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, ये था तुम्हारा इक्वेशन वन। तो तुम्हारे पास था ए साइन थीटा, ए साइन थीटा क्या था ए टू था, ए टू साइन फाइव, ए टू साइन फाइव, ए टू साइन फाइव, ये था इक्वेशन टू, बस उल्टा लिखा है, कंफ्यूजन मत माना। यहाँ करेंगे वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, क्या करेंगे वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, तो मुझे मेरा मिल जाएगा, मैंने पहले भी काम किया कैसे, तो इसका स्क्वायर तो करूंगा तो ये आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पहले इन दोनों का स्क्वायर और ऐड, फिर उन दोनों का स्क्वायर और ऐड, तो ये आया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस लिखा है प्लस प्लस टू का स्क्वायर, तो टू क्या है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया ऐड। अब इस तरफ को करना है तो पहले इसका है, इसका होल स्क्वायर होगा, सिंगल स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि वो प्लस में, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव का ये आएगा होल स्क्वायर, चलो चंगा। अब इसका सिंगल स्क्वायर पॉसिबल है, तो ये क्या आएगा ए टू स्क्वायर और ये आएगा साइन स्क्वायर फाइव। अब इसमें से ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका भी होल स्क्वायर ओपन करना है मुझे, तो पता है ये ए प्लस बी तो होल स्क्वायर दिख रहा है, ये तुम्हारा क्या है ए है, ये तुम्हारा क्या है बी है, ओपन कर दो, तो ओपन कर देखें क्या मिलेगा, ये आएगा ए वन का स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू पहले आएगा, ये ए है ये बी है, तो ये लिखा ए और लिखता हूँ बी, तो ये आएगा ए टू कॉस फाइव, पक्का, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू लिखा, ये ए और ये बी प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है तुम्हारा ए टू स्क्वायर, है ना, उसके बाद कॉस स्क्वायर फाइव, स्क्वायर होगा, गलती से भी ए टू कॉस फाइव का होल स्क्वायर नहीं हो सकता, वो ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव ही होगा, नहीं तो ऐसा बच्चे करते हैं, टू थ्री है तो इसका होल स्क्वायर करना है, क्या सेंस क्या बनता है टू थ्री का होल स्क्वायर, ऐसे बनेगा, वो टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर करना था मुझे, और तूने क्या कर दिया 23 स्क्वायर कर दिया, क्या मतलब इस चीज़ का। अब ये आ गया ब्रैकेट क्लोज, प्लस आएगा ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, चलेगा। अब ये तो दिख रहा है वन है ना, ये आइडेंटिटी पता है ना, अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है वन ही होता है, तो यहाँ देखो क्या बचेगा, यहाँ ए वन स्क्वायर बचा, यहाँ टू ए वन ए टू बचा, और ये कॉस फाइव बचा, प्लस अब इसको ओपन कर दो, जो ब्रैकेट था ब्रैकेट को ओपन कर दिया मैंने, ए टू स्क्वायर लिखा और कॉस स्क्वायर फाइव भी लिखा, प्लस ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव लिखा। इसके बाद के स्टेप में कुछ नहीं करूँगा, इसको ही कॉपी करूँगा और इसमें नया ब्रैकेट डाल दूंगा, देखो नया ब्रैकेट डालता हूँ इसके अंदर ही, हाँ ये ब्रैकेट में डालूंगा, काहे क्योंकि ए टू स्क्वायर कॉमन दिख रहा है मुझे, इसलिए उसको ए टू स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, ए टू स्क्वायर कॉमन लेते खुशी होगी मुझे, दुख नहीं होगा, क्योंकि ए टू स्क्वायर कॉमन लेते बाहर क्या दिख रहा है वन दिख रहा है, अरे बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वन दिख रहा है ना, वन तो वन मिल रहा है, तो क्यों छोड़ो वन, समझे, तो यही सीन है। चलो अभी तो ये आया ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए वन स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू, और ये तुम्हारा कॉस फाइव है ना, प्लस ए टू स्क्वायर कॉमन कहा था, तो ये ए टू स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस टू ए वन ए टू, और ये तुम्हारा कॉस फाइव है ना, प्लस ए टू स्क्वायर कॉमन कहा था, तो ये ए टू स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा
प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये भी तो 1 ही होता है, 1 ही, वो भी चला गया, तो क्या बचा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर। तो एंगल को पहले लिखने की आदत हमें है ही नहीं, एंगल लिखेंगे बाद में, तो ऐसे लिखता हूँ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और ये तुम्हारा कॉस फाई। आई होप सो बात समझ गई है। अब तो क्या ही सीन बचा है, अब क्या ही सीन बचा है, देख ए स्क्वायर से मुझे काम नहीं है, मुझे काम ए से है, तो यहाँ स्क्वायर रूट ले लूंगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरा काम ही हो जाएगा। तो ये मुझे ए मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर चला गया तो डायरेक्ट रूट में आ गया, तो ये हो गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और ये आया कॉस फाई। सेम काम हमने करके आए हैं, सेम काम करके आए ऑसिलेशन में, और इसको डाल दो डब्बे में। सेम काम किया गया है, ये सेम काम। सेम काम किया। अभी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मिलता है कि नहीं मिलता है वो चेक करना है ना, करे। स्पेशल केस क्या आएगा, स्पेशल केस। बच्चे सोच रहे हैं खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खत्म हो गया मेरे भाई, 4 मार्क्स 3 मार्क्स मिलते तो थोड़ा सा बड़ा तो रहेगा। स्पेशल केस क्या है, केस ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, क्या होगा स्पेशल केस, इक्वल एम्पलीट्यूड, क्या रहेगा इक्वल एम्पलीट्यूड। इसका मतलब क्या होता है कि जो A1 है वो A2 है और वो क्या रहेगा A। तो केस 1 जो तुम्हारे लिए शुरू होगी वो कहा था कंस्ट्रक्टर का फेस कितना होता है 0, सिखाया था कंस्ट्रक्टर फेस कितना होता है 0, तो मैं 0 पुट करूंगा तो कंस्ट्रक्टर मिलता है कि चेक करेंगे, और उसके बाद पाई पुट करूंगा 0 डिस्ट्रक्टर मिलता है कि चेक करेंगे। तो केस 1 फाई कितना आएगा 0, पुट करते हैं 0, तो ये आएगा A इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और एक कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये आएगा A इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, कॉस 0 होगा 1। अगर ध्यान से कोई देखेगा तो उसको लग रहा होगा कि ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है A प्लस बी द होल स्क्वायर का, तो यह आ गया तुम्हारे लिए A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, कट गया ये, तो क्या बच गया तुम्हारे पास, क्या बचा है डायरेक्ट, क्या बचा है A इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 बचा है, और दोनों एम्पलीट्यूड क्या है सेम है, तो सेम का मतलब क्या है ये भी A है और ये भी A है, तो ऐड करते भी आंसर कितना आएगा प्लस माइनस 2A आएगा। अब प्लस माइनस 2A कहाँ होता है, कंस्ट्रक्टिव ही होता है ना, आया कि नहीं आया, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, बोलो। अब लास्ट में केस 2 है, दो ही केस है, केस 1 और केस 2, केस 2 फाई कितना तुम्हारे पास पाई है, तो पुट कर दो, तो केस 2 में क्या आएगा पाई के लिए पुट करोगे तो ए आएगा अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस पाई, कॉस पाई होता है -1, कितना होता है कॉस पाई -1, तो पुट कर देंगे तो ये आएगा A इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, 2A1 A2 आएगा 2A1 A2 और ये आएगा -1। रिकॉर्डिंग चेक करना पड़ता होता है कि मतलब मुझे आदत नहीं है। लास्ट स्टेप खत्म। अभी क्या है देखो, ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई में क्या है माइनस है तो ये क्या होगा माइनस होगा, 2A1 और A2। अब बताओ A माइनस बी द होल स्क्वायर नहीं है ये, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, तो क्या है ये A माइनस बी द होल स्क्वायर है, तो ये आएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, गया ये, तो क्या आ गया ये A1 माइनस A2 आ गया, और दोनों में क्या है एम्पलीट्यूड क्या है सेम है, तो A माइनस A क्या आ गया 0, तो ये कितना आ गया 0, तो ये तुम्हारा क्या है डिस्ट्रक्टिव है,
मैच हुआ ना, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, बोलो हो गया। अब बस यहाँ पे लिखना होता है इंटेंसिटी के बारे में। किसके बारे में लिखना होता है? इंटेंसिटी के बारे में। तो इंटेंसिटी का डायरेक्ट लिंक किसके साथ है पता है? एम्पलीट्यूड के साथ। किसके साथ लिंक है? एम्पलीट्यूड के साथ। मैं दिखाता हूँ कैसे क्या, ध्यान से बात सुनना। हमें इंटेंसिटी थोड़ी सी बात करनी है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे करते हैं वो। किसकी बात कर रहे हैं? इंटेंसिटी की। मैंने क्या कहा? डायरेक्ट लिंक किसके साथ है? लिंक डायरेक्ट है इसका एम्पलीट्यूड के साथ। जिसका एम्पलीट्यूड लो रहेगा उसकी इंटेंसिटी लो, जिसका एम्पलीट्यूड हाई रहेगा उसकी इंटेंसिटी हाई। और एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट लिंक किसके साथ है? लाउडनेस के साथ है, लाउडनेस के साथ। ध्यान से सुनो, मेरा एम्पलीट्यूड लो था तो लाउडनेस लो है, और इंटेंसिटी भी क्या है? लो। ध्यान से सुनो, तो इंटेंसिटी क्या हो गई? हाई। क्यों हाई हुई? क्योंकि लाउडनेस हाई हो गई। लाउडनेस हाई क्यों हुई? क्योंकि एम्पलीट्यूड हाई हो गया। तो डायरेक्ट लिंक के साथ है, एम्पलीट्यूड के साथ लिंक है। समझे? तो क्या होता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ये सिंगल पे नहीं। इसने पूछा कैसे, तो ये एक वेव है, ये एक वेव है, और ये एक वेव है। सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी किसकी? इसकी। इसका एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा है, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा छोटा है, इसका एम्पलीट्यूड और भी छोटा है। तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है इंटेंसिटी। समझे? तो यही केस है। तो यहाँ लिखते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी ना, आई मैक्स। अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी बोल रहा हूँ तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और तुम्हें पता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है? A1 + A2 है ना, दिख रहा है A1 + A2। तो यहाँ क्या आएगा? A1 + A2 का होल स्क्वायर। मिनिमम की बात करो तो मिनिमम क्या आएगा? आई मीन आएगा। प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? A1 - A2 का होल स्क्वायर। एक लगे हाथ आई मैक्स बाय आई मीन निकाल के रख लो। आई मैक्स बाय आई मीन, समझेगा आंसर क्या आएगा? A1 + A2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय A1 - A2 का होल स्क्वायर। बुक में नहीं है फिर भी तुम निकाल के रखना, तुम्हारे बुक में यही दिया गया है। इसका बेस्ट डिटेल वीडियो कहाँ मिलेगा? वे ऑप्टिक्स में आएगा। इंटेंसिटी का डिटेल में उसमें है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो भाई बहुत कुछ करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। आई होप सो सारी कहानी समझ में आ गई है। ये हमारा टॉपिक का लास्ट एंड था। देखो 11 स्लाइड्स भरे हैं, 11 स्लाइड्स भरे गए हैं, तो भाई बहुत कुछ सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे। सफ़र मतलब वो सफ़र नहीं कि पेन वाला सफ़र, सफ़र मतलब ट्रैवलिंग। हाँ, शुरू है वेव के इंट्रो से, शुरू किया गया इंट्रो से, फिर आगे बढ़े इस पेज पे, ट्रांसवर्स बताया, लॉन्जिट्यूडनल बताया, फिर थोड़ी देर बाद और आगे बढ़े तो देखा कि इक्वेशन ऑफ वेव क्या होता है। तो इस इक्वेशन ऑफ वेव पे एक सम भी सॉल्व करा है तुमसे, तो सम भी सॉल्व करा के ले लिया। इसके बाद ये सम यहाँ है वो। उसके बाद तुम्हारे पास किया गया ये रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव और रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव आगे पेज पे है। तो ये ट्रांसवर्स है और ये तुम्हारे पास था रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। आई होप सो सारी कहानी समझ में आ गई होगी। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है, इनके टॉपिक का नाम ही सुपरपोजिशन है ना, तो इंपॉर्टेंट तो इसकी होगी ही होगी। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस तो होगी ही होगी। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है तुम्हारे लिए, तो तुम्हें ध्यान से करना पड़ेगा, इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। तो इस चीज़ को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब ये है तुम्हारा खेल खत्म यहाँ पे। इसके बाद एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। अब जो स्टार्टिंग से ऑसिलेशन का वीडियो देखा है उसके लिए ये हलवा है, जो नहीं देखा है उसके लिए भी कौन सा हलवा नहीं है। कुछ लोग सबके लिए हलवा ही है, क्या ही मुश्किल है। समझे? तो यही था लास्ट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। और इसका एम्पलीट्यूड हमें यहाँ मिलता है, वहाँ मिला नहीं था, एम्पलीट्यूड यहाँ था। 4 मार्क्स मिलते हैं, 4 से लेकर 3 मार्क्स के लिए पूछता है क्वेश्चन, और बहुत बार पूछता है। इसके आगे पूछने के लिए बहुत है, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन से पूछने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान से भाई ये था। और इसका लास्ट स्लाइड तुम्हारी थी इंटेंसिटी वाला स्लाइड, ये था 11। समझे? इतनी सारी बातें यहाँ तक की हैं। तो भाई अब टॉपिक में क्या क्या बचता है इसकी बात करने का थोड़ा सा मन है। देखते हैं कि टॉपिक में कितना वक्त लगेगा। मैं बोलता हूँ कि इस टॉपिक का ये फर्स्ट लेक्चर है, और 3 लेक्चर में सारा सुपर पोजिशन ऑफ खत्म कर देंगे। अगर न्यूमेरिकल करने लग गए तो 4 लेक्चर जाएगा बस, मैक्स टू मैक्स। और 3 से लेकर 4 लेक्चर पर चैप्टर निपट जाएगा। समझे? इतना ही खेल है। अब देखो खेल क्या बचता है लास्ट में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आते हैं जो आगे पढ़ने तुम्हें मिलेंगे, वो क्वेश्चन क्या 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 देख लो पहले।
क्वेश्चन क्या है पहले देख लो, उसके बाद आगे बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन इसमें से आएगा वो ओपन पाइप और क्लोज पाइप का सीन बहुत ज़्यादा है इसमें। ओपन पाइप एक आता है बीच में, और उसके बाद जो पूछता है वो आता है क्लोज पाइप से। ये क्वेश्चन उनके बहुत पर्सनल फेवरेट है। उसके बाद वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग, सब करेंगे। वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग, प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग ये तुम्हारा है। और जो हम लोग करने वाले हैं, जो इसके बाद शुरू होगा कल के, जो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा हम लोग को, वो मिलेगा, मान लो इसको टॉपिक का नाम नंबर नहीं लिख रहा, उसका नाम होगा स्टेशनरी वेव। क्या होगा? स्टेशनरी वेव। ये जो टॉपिक लिख रहा हूँ, इससे बड़े बड़ा टॉपिक लिख रहा हूँ। बीच में एंड करेक्शन आता है, प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन आता है, सोनोमीटर आता है, तो उसकी बात मैं फिलहाल क्लियर नहीं कर रहा, बड़े टॉपिक बढ़ रहा हूँ। लास्ट बड़ा टॉपिक तुम्हारे पास आता है, वो आता है बीट्स। डापचिक डापचिक नहीं सुना गया? वही डापचिक डापचिक बीट्स, उसके बाद करते हैं। अब ये बीट्स है, इतने तुम्हारे पास 4 बड़े क्वेश्चन आते हैं। सच में ये 4 बड़े क्वेश्चन है। ऊपर जो दिख रहा है स्टेशनरी वेव, ये तो अगली बार होगा ही। तो टारगेट है कि नेक्स्ट लेक्चर में तो इतना हो जाए, उसके बाद इतना हो जाएगा, लेसन खत्म हो जाएगा। समझे? क्या बोल रहे हो? बोलो कुछ तो। क्या बोलोगे यार? बहुत कुछ बोल लिया तुम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं। जो भी डाउट रहा तुम लोग पूछ सकते हो। तो अपना नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ये सब कुछ करना है, सब कुछ करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई ज्वाइन करने के लिए, ये लेक्चर पूरा देखने के लिए। अगर कुछ भी चीज़ में डाउट रहा तो तुम लोग डायरेक्ट पूछ सकते हो। और 1 मिनट, कुछ भी डाउट रहा तो पूछ सकते हो। डाउट कहाँ पूछना है तो उसके लिए हमने एक रेफरेंस दिया था, वो रेफरेंस ये था। ऐसा डाउट, पर्सनल डाउट हम लोग क्लियर करने का हमारी अथॉरिटी नहीं है हमारे पास, उतना हमारे पास खुद के डाउट क्लियर नहीं हो रहे, तुम्हारे कहाँ से क्लियर करेंगे? ठीक है। तो भाई बस एजुकेशनल डाउट जो रहेंगे उससे तो क्लियर कर सकते हैं। अगर कमेंट में डाउट पड़ता तो सारे कमेंट पढ़ते हैं हम लोग, कुछ भी डाउट रहा तो वहाँ भी कर देना, अगर वहाँ क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ कर लेना। और रहा सवाल इसके नोट्स का, इसका नोट्स का तुम्हें तुरंत मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक इसके नीचे ही है, तो वहाँ ज्वाइन करके फास्ट तुम्हें वहाँ मिल जाएगा इसका तुरंत। समझे? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया बहुत बहुत ज्वाइन करने के लिए। बाय।